कौन बोला है जी? कौन से राजा के लिए? कहानी जानते हो कि नहीं इसकी? जानते हो कहानी इसकी क्या है? हुजूर दिल्ली दुरस्त। मेडिवल हिस्ट्री जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग है। हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग लगता है, खास करके मध्यकालीन इतिहास जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें तो थोड़ी सी ना महाभारत वाली फीलिंग आती है। आगे आ जाइए सर, इतना पीछे आ गया है बात करना क्या आपसे थोड़ा बहुत। ओके, तो देखिए हमारा जो लाइन ऑफ थॉट होगा, हम लोगों ने कल कितने 4 लोगों के बारे में जिक्र किया था। इंडो ग्रीक्स के बारे में किया था, तुंगास के बारे में जिक्र किया था, शातवाहन और ये। पहले हम डिस्कस करते हैं हमेशा, उसके बाद पीडीएफ पढ़ते हैं, है ना। तो आज भी डिस्कशन ही होगा और कल हम लोग क्या करेंगे, पीडीएफ पढ़ेंगे इसका, ठीक है। तो चारों का डिस्कशन में पहला इंडो ग्रीक्स का थोड़ा कर लिया था कि कैसे क्या आया है, उसकी थोड़ी राजाओं के बारे में बात कर लेंगे। इसके बाद सुंगा में थोड़ा बात कर लेंगे, उसके बाद सातवाहन में कर लेंगे और फिर नीचे चेर चोल पांड्यास के बारे में बात करेंगे। फिर हमारा एक पूरा जो थिंकिंग प्रोसेस है वो डेवलप हो गया है ना। उसके बाद हम उसको पीडीएफ फटाफट आधा घंटे में तो हम पीडीएफ पढ़ देते हैं कि भाई ये चीजें होंगी। जब हमारा पीडीएफ हो जाएगा उसके बाद हम लोग चले जाएंगे सीधे गुप्ता पर और हर्षवर्धन पर, ठीक है। जब गुप्ता कर लेंगे तो हर्षवर्धन जब आएंगे तो उसी समय में चालुक्यों का इतिहास और पल्लवों का इतिहास पढ़ लेंगे। मतलब 2-3 दिन में हमारा जो है नीचे खत्म हो जाएगा। जी सर। गुड मॉर्निंग रोहन, बंटी, स्नेहा, तरन्नुम। I don't think I have pronounced the word properly. Shaneha. Okay. Tarannum. Okay, fine. A very good morning to everyone. चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने कल के इतिहास में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि मौर्यों का पतन हो गया, मौर्यों का डिक्लाइन हो गया। उनके डिक्लाइन के बाद क्या हुआ सर? ऑफ कोर्स कोई बड़ा आदमी जब डिक्लाइन होता है तो फिर छोटे छोटे किंगडम चाहते हैं कि हमें जो है आजादी मिल जाए। तो हमने देखा कि जो उत्तर पश्चिमी भाग है उसमें पहले यूनानी आए हैं, ग्रीक्स आए हैं, इंडो ग्रीक्स आए हैं, है ना, बैक्टीरियंस के। फिर इसके बाद शाका लोग आ गए, फिर उसके बाद पार्थियन लोग आ गए जिसको पल्लवास भी बोलते हैं हम लोग। फिर हमने देखा कि कुषाण आ गए, ठीक। हमने ये भी देखा कि यहाँ पर इस क्षेत्र में सुंगा है, धीमे धीमे सुंगा डिक्लाइन करने लगे। उसके बाद तंग आए। ओह, हैंड रेज मत करो यार, नंबर से जो भी हुआ। ओके, सो डिस्टर्ब होता है, प्लीज डू नॉट डू दैट। ओके, ये हो गया। इसके बाद यहाँ हमने देखा था सातवाहन है और नीचे चेर चोला पांड्यास है। तो इन चारों की पहले थोड़ी थोड़ी कहानी जान लेंगे एंड देन विल गो टू द पीडीएफ, राइट। इसका इतिहास हम जान गए थे, इसका थोड़ा इतिहास जान गए थे, इसका भी तो कैसा। अभी हम लोग एक करके बात करते हैं। बस राजा के बारे में थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, ज्यादा नहीं, आगे बढ़ना है क्योंकि पीडीएफ हमें पढ़ना है, थोड़ा देखना होगा। चलिए, आपको सभी के महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में जानना है ताकि आपको पता चल सके। इसके बाद हम लोग पीडीएफ पढ़ेंगे। सबसे पहले इंडो बैक्टीरियंस जो थे, यानी यूनानी जो थे, जो आए थे भारत में, उनके सबसे महत्वपूर्ण राजा क्या नाम है? मिनांदर। समझ में आ गया? अच्छा, मिनांदर से केवल एक ही सवाल पूछा जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता। क्या पूछा जाता है मिनांदर से? कि मिनांदर जो है वो बुद्धिज्म एक्सेप्ट कर लिए थे। कौन सा? हिनायन, महायान। बस ये दिखा रहा है कि तुम कुछ पढ़े ही नहीं हो।
मीनांदर कहाँ अभी महायान आ जाएगा यार, महायान में आया भी नहीं है, कुषाण में आएगा। ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा। हीनायान रिसर्च किया है। ध्यान रखना, इनको बुद्धिज्म में कन्वर्ट किसने करवाया है, नागार्जुन ने नहीं, नागसेन ने। इस बार यही गड़बड़ कर दिया था यूपीएससी ने। अच्छा कैसे कन्वर्ट हुए, क्या बोला और कन्वर्ट हो गया ना, कैसे कन्वर्ट हुआ, इसमें वाद विवाद हुआ है। मीनांदर ने कुछ प्रश्न पूछे हैं, इसका उत्तर नागसेन ने दिया है। नागसेन, नागार्जुन नहीं, नागार्जुन अलग है। नागार्जुन कौन है, वो तो महायानी थे। नागार्जुन कौन थे, महायानी। नागार्जुन ने माध्यमिका सिद्धांत दिया है, माध्यमिका की जो थ्योरी है नागार्जुन की है, तो नागार्जुन नहीं, नागसेन ने दिया है। अब मीनांदर ने प्रश्न पूछा, अच्छा बताइए जीवन क्या है, नागसेन ने उसका उत्तर दिया। फिर पूछा कि अच्छा बताइए मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, बताया गया कि भाई अष्टांगिका मार्ग फॉलो करिए। तो नागसेन और मीनांदर के बीच में जो ये वाद विवाद हुआ है प्रश्नों का, उसका एक संकलन है, समझ में आ गया। मिलिंद प्रश्नों, मिलिंदा, मिलिंदा से मिलिंद बना, मिलिंद प्रश्नों, इसको पाली में कहा गया मिलिंद पन्हो, समझ में आ गया। तो मिलिंद पन्हो किसने लिखा है, नागसेना ने लिखा है, नागार्जुन नहीं, ध्यान रखना, नागसेन। और ये क्या है, किसमें है, ये संस्कृत में है, पाली में, पाली में है। एक आधी लिटरेचर जो है वो पाली में है, त्रिपिटक पाली में है और मिलिंद पन्हो पाली में है, संस्कृत में नहीं। तो मिलिंदा को लेकर एक ही सवाल पूछा जाता है कि ये किससे थे, तो बैक्ट्रियन ग्रीक थे, यूनानी थे ये। और इन्होंने एक किताब, और इनके जो वाद विवाद का जो प्रश्न है वो मिलिंद पन्हो में लिखा हुआ। अच्छा ये हो गई आपकी इंडो बैक्ट्रियंस की कहानी। उसके बाद आते हैं साका, इसको इंडो स्काइथियंस अंग्रेजी में बोलते हैं, स्काइथियंस बोलते हैं शाका। शाका वॉज द मोस्ट पावरफुल ग्रीक, जो इंडो ग्रीक्स में आए हैं उसमें स्काइथियन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। भारत में जब आए तो उन्होंने ग्रीक की टर्मिनोलॉजी और ग्रीक का ही एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो किया। कैसे किया, भारत में वो क्षत्रप सिस्टम लाया है। क्षत्रप याद है, सिकंदर लेकर आया था। मैम आगे आइए, इधर ही बैठे है ना, नहीं दिख रहा है, वहां दिखता नहीं है इसको। बाबू आप आगे खिसक जाइए, इधर वो बैठ जाएंगे, इधर आगे में जब जगह रहता है तो थोड़ा सा कम्युनिकेट करने में मेरे इजी हो जाता है, वरना मेरी रीच से बाहर हो जाता है। ठीक है बाबू, तो क्या है कि जैसे अलेक्जेंडर आया था, अच्छा ये सेल्यूकस जो था, याद है सेल्यूकस, जिसको तेलुगु तुम्हारी लड़ाई हुई थी, बाद में वो वीक हो गया। ये जो सेल्यूकस से सिकंदर ही छोड़ के गया था ना उसको, वो क्षत्रप था। सिकंदर जहां जहां से छोड़ के गया वहां पे उसको क्षत्रप बनाया, क्षत्रप, हाँ उसको क्षत्रप बोलते थे। तो वही शाकाओं ने फॉलो किया है, और शाकाओं ने भी क्षत्रप बनाया। 5 क्षत्रप है भारत में और सारे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। सबसे पावरफुल क्षत्रप कौन था, गुजरात का। कौन था, गुजरात का सबसे पावरफुल क्षत्रप। समझे बात हो कि नहीं, सारे क्षत्रप चले गए, बस गुजराती क्षत्रप रहा। बात समझे, सबसे ज्यादा पावरफुल राजा कौन था क्षत्रपों में या शाखाओं में, रुद्रदामन वन। अच्छा आप बताइए कि रुद्रदामन वन को मैं पावरफुल क्यों कह रहा हूं। एक तो गुजरात वाले रूप पे थे, उन्होंने बड़ा काम भी किया है भारत में आकर। एक पुष्पगुप्त नाम के मौर्यन किंग हुआ करते थे, समझ में आ रहा है। उन्होंने गुजरात के क्षेत्र में अकाल पड़ता था, बहुत ज्यादा, भी बारिश तो होती नहीं है, तो वहां पर इरिगेशन प्रमोट करने के लिए सुदर्शना लेक बनाया था, सुदर्शन लेक कहते हैं, सुदर्शन झील। रुद्रदामन ने उसको रिनोवेट कराया। इसका मतलब वो यहाँ की पब्लिक के बारे में कुछ सोच रहे हैं कि भाई इनको पानी की दिक्कत ना हो, एग्रीकल्चर हो, नहीं समझे बात को, तो वो प्रमोट करवाया। इसके अलावा उसने एक सतवाहन रूलर जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली था उसको भी हराया है।
पटेल किसको हराया? नहीं मैम, गौतमी पुत्र सतकर्णी को हराया। बहुत पावरफुल है, हाँ बहुत पावरफुल है। गौतमी पुत्र सतकर्णी से जब हार गया गौतमी पुत्र सतकर्णी, तो उसने ये कहा, कौन है यार ये बार बार, हाँ पूनम कुमारी, एनी डाउट चैट में लिखो यार, हैंड रेज मत करो बाबू, ठीक है। अच्छा, गौतमी पुत्र सतकर्णी को हरा दिया भाई, कम बड़ी बात नहीं है, इसने पूरे अंपायर को बढ़ाया सतवना। मैं सतवना के बारे में बताऊंगा भैया। अरे जब हार गया तब गौतमी पुत्र सतकर्णी का यार ये तो बहुत पावरफुल आदमी है यार, कुछ करना पड़ेगा। तो उसके बेटे का नाम था वशिष्ठ पुत्र पुलामयी। वशिष्ठ पुत्र पुलामयी की शादी रुद्रदामन वन के बेटे से हुई है। देखो, एक इंडो ग्रीक है और एक नेटिव इंडियन है। हाँ नहीं, रुद्रदामन ने अपनी बेटी की शादी वशिष्ठ पुत्र पुलामयी से करवाया है। बात समझी कि नहीं? अब ये देखो, एक साका है और दूसरा कौन है? भारतीय है। इसलिए कह रहे हैं ना, हमारे भारत सब कुछ खिचड़ी बना हुआ है, सभी तरीके से पाए गए हैं। समझ में आया? तो कोई गोरा है कोई काला है, नहीं मुझे समझ में आया जी। गौतमी पुत्र सतकर्णी को हराया, उसके बेटे की शादी हुई है। किसके बेटे की शादी हुई है? गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलामयी की शादी हुई है। समझ में आया ये? नहीं तो रुद्रदामन वन को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है ये। अच्छा, एक और बात, शाका के एक रूलर को उज्जैन के एक रूलर ने हरा दिया। बड़ी बात है। एक नेटिव छोटा सा राजा, आप लोग को होमवर्क देता हूं, इस राजा का नाम बताइए, किताबों में पाया नहीं जाता। उज्जैन का रूलर का नाम बताना है आपको, जिसने शाका के रूलर को हराया, एजिस वन को हराया। अच्छा, उसने हराया तो उसने क्या कहा कि अब तो मैं शाकाहारी हो गया, मैं अपना नाम अब विक्रमादित्य लगाऊंगा। नहीं सर, अभी कहां चंद्रगुप्त आ जाएगा यार, वो 380 में है। तुम्हारी कॉलोजी गड़बड़ है तुम लोग यार, तुम लोग कैसे भाई 14 विक्रमादित्य हुए हैं टोटल, इसने भी हराया था। पर सबसे पहले उज्जैन के रूलर ने ही अपने नाम शाका को हराने को विक्रमादित्य लगाया था। इसके बाद कौन सा एरा शुरू होता है? विक्रम संवत। कौन से बीसी से? 78 58 या 78 58 बीसी से, 57 बीसी से शाक संवत है। बात समझे कि नहीं? तो विक्रम संवत की शुरुआत हुई है, बड़ी घटना थी ये। ये तो शाखाओं के बारे में। शाखाओं को हराने का मतलब हर आदमी जो थोड़ा बहुत चिटपुट काम भी कर लेगा, जैसे ग्रीक में सीजर लगाते थे, जूलियस सीजर, वैसे ही यहाँ पर छोटा मोटा भी काम कर देगा, नहीं कंटाप भी मार देगा, बोल देगा मेरा नाम विक्रमादित्य, हमने कंटाप मार दिया। नहीं समझे है बाबू? बात समझे कि नहीं? अच्छा, तीसरे कौन थे? एक तो हो गया आपके कौन, एक बैक्टीरियंस, दूसरे कौन हो गए? शाकास हो गए, तीसरे हो गए पार्थियन, जिसको पल्लवास भी बोलते हैं हिंदी में, पहलवास या पल्लवास या पल्लव। वो पल्लवा नहीं है, साउथ वाले हैं, वो अलग पल्लवास है, वो तो वो पल्लव हो गए। ये पहलवास बोलते हैं, पहलवा बोलते हैं इनको, PHLAY, पार्थियन बोला जाता है। सबको हराया था। हाँ, सबको एक तो विक्रमादित्य हो गए, वो तो बाद में हराया, उन्होंने भी हरा दिया था। तो एक गौतमी पुत्र सतकर्णी नागपान को हराए थे। मजा गौतमी पुत्र सतकर्णी नागपान को हराए थे। वो सब अलग है, यवनाथ और वो भी शाक को हराए हैं, वो भी अपने को शाकाहारी बोलते हैं। अरे तो 5 ब्रांचेस थे ना, तो छोटे मोटे ब्रांचेस को हराया, पर 5वां ब्रांच जो गुजरात वाले को हराना बड़ी बात थी ना, रुद्रदामन से, लेकिन हार गए थे वो। अरे कौन है यार ये, बार बार क्यों ब्रांडेस कर रहे हो यार? एक रिक्वेस्ट है यार, क्या कर रहे हो शिवम? क्या बात हुई? यार हैंड रेज मत करो ना, अगर तुम्हें पूछना है तो पूछो। ईशा कुमारी, आप गया कब आएंगे?
ट्रेन पकड़ने वाले आएंगे यार आएंगे। बोलिए ट्रेन पकड़ने वाले। अच्छा सुनो, एक बात सुनो यार, हैंड रेज, ये जो पंजा दिखाई दे रहा है कांग्रेस वाला, देखना है कीबोर्ड में खुद को मत दबाओ। तुमको अगर डाउट पूछना है तो यही पूछ लो। अगर तुम पूछ रहे हो ना ईशा कुमारी हम गया शीघ्र आएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। फिर पंजा सर म्यूट कर दीजिए ना। डोंट डू दैट यार। चलो हाँ ओके, समझ में आया? ये चीज समझ में आ गया आपको? सर वो जो काम गौतमी बुद्ध को हराया था कि उसके बेटे को हराया था? नहीं, गौतम बुद्ध को हराया, उसके बेटे से शादी करवाया अपनी बेटी की, वही शादी करवाया गया है। हराने का भी उसी को। हाँ वो हर तक बोलते हैं कि फादर भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं और अपनी बेटी शादी कराती है। ये ऐसा कुछ सिस्टम है कि मैट्रिमोनियल लाइन से सेट कर दें ताकि एक प्रायोरिटी एक पेडिस्टल क्रिएट किया जाए। क्लियर है? ये सारी बातें क्लियर है। गौतम बुद्ध सतकर्णी वाज द मोस्ट पावरफुल किंग इन शतवाहना, बहुत बहुत पावरफुल है। सतकर्णी 1 एंड गौतम टू सतकर्णी, दे आर वेरी पावरफुल किंग, बहुत बहुत पावरफुल है। क्लियर है ये चीज? है ना? एकदम बढ़िया बढ़िया, समझ में आ गया। पलवाज में एक ही है, गोंद फर्निस। हाल 17th किंग थे। हाल के बारे में कहा जाता है कि वो 17वें राजा थे। मैं ये सब फैक्ट में बताता है, लेकिन तुम बोल रहे हो तो बोल देता हूँ। हाला 17वें राजा विष्णु पुराण और पुराणों के हिसाब से उनके बारे में एक बात कही जाती है कि दे आर वेरी लर्न पर्सन। बहुत लर्न पर्सन कौन है? बहुत लर्न पर्सन है। उन्होंने एक कहानी, एक किताब लिखी है, क्या नाम है उस किताब का? गाथा सप्तशती, जो पैसाची लैंग्वेज में है। उन्हीं के कोट में गुलाब है, बृहद कथा जिसने लिखा है। ये लॉरेट के वजह तुम जानते हो। हाला 17वें राजा थे, सत्कर्णी भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स बता रहा हूँ। जब हम फैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसकी बात करेंगे। गोंद फर्निस कौन है? ये एक सेकंड, ये लोग हैंड रेज कर दे रहे हैं यार। ये सुनो भाई, हैंड रेज न करो। ये पंजा दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि कोई भी क्वेश्चन हो तो डालिए ग्रुप में। आप जो है अगर कोई भी क्वेश्चन हो रहा है ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तो ग्रुप में डालिए, मैं तो आपको ग्रुप में लास्ट डाल में दीजिए या फिर यही डाल दीजिए चैट में, मैं देख लूंगा। और हम लास्ट में हम लोग एड्रेस करेंगे उसको। हाँ, ऐसे फिर तो ऐसे गड़बड़ हो क्लास जाएगा ना, डिस्टर्ब मेरा फ्लो बिगड़ जाएगा। क्लास भी डिस्टर्ब। अरे यार, ये ईशा कुमारी फिर कह रही गया था भाई। अरे नहीं सर, मैं हाँ ठीक, मे बी नेक्स्ट वीक में। ठीक है, क्लियर है सर? बात समझ में आ गया? कहानी समझ में आ गया? मैं मेन इवेंट बता रहा हूँ आपको, जो इवेंट हुआ है। अभी बहुत फैक्ट्स है, फैक्ट के बारे में बात ना करें, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा, एक थॉमस राजा करके थे जो गोंद फर्निस में आए थे। थॉमस सेंट थे जिन्होंने क्रिश्चियनिटी फैलाया। तो गोंद फर्निस को लेकर ये कहानी है। जो कुषाण है वो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। कुषाण के 2 लीनियज हैं, एक खतफिशिस लीनियज है और दूसरा कनिष्क वाला लीनियज है। खतफिशिस वाला दे वर नोन फॉर मिंटिंग कॉइन्स, समझ रहा है? मिंटिंग कॉइन्स, जो गोल्ड कॉइन सबसे ज्यादा जो था वो कुषाणों ने किया था। भीमा खतफिशिस नाम के एक ऐसे राजा बहुत भारी मात्रा में गोल्ड कॉइन्स करना किया। अच्छा, इंडो ग्रीस को लेकर एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पुराने जितने भी शासक हुआ करते थे वो क्या थे? वो अपने साथ पंचमार्क कॉइन छापते थे। ये इंडो ग्रीक्स पहले राजा ऐसे होते हैं जो अपने कॉइन में राजा का तस्वीर रखते हैं। अच्छा, ये क्या दिखाता है? अपने कॉइन में, न्यूमिस्मेटिक्स में ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है कि कोई अपने राजा के का तस्वीर कॉइन में डाल दे। ये दिखाता है कि इस डायनेस्टी का ये कॉइन है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बड़ी बात हो जाती है कि भाई सिक्के चल रहे हैं, प्राइड एसोसिएटेड होता है, सेंट्रलाइज सिस्टम आता है। बात समझे कि नहीं? इंडस वैली सिविलाइजेशन में सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। कैसे पता चलता है? कैसे पता चलता है भाई शिवम कुमार? कैसे पता चल रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है? यहाँ अगर किसी ने मॉनेटरी पॉलिसी, वन ऑर्गेनाइज सिस्टम है यहाँ पर, और ट्रेड तो है ही। कभी सिक्के चल रहे हैं, सोने के सिक्के, भारत में सोना होता नहीं है। सोने के सिक्का और क्या इंडिकेट करता है कि ये आउटर वर्ल्ड के साथ ट्रेड कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राजा कौन है कुषाणों में?
कनिष्क। कोई इंपॉर्टेंट है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। एक और बात कनिष्क को लेकर बड़ी इंपॉर्टेंट है, कनिष्क ने अपने एम्पायर को बहुत बड़ा बना रखा था। अब आप सोचिए कनिष्क की दो राजधानियां थी, एक मथुरा और दूसरा गांधार। इसीलिए कनिष्क के ही एम्पायर में, कुषाण के ही एम्पायर में दो तरह के स्कल्पचर, दो तरह की मूर्तिकला प्रणाली शुरू होता है, एक मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट और दूसरा गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। यानी कि जो स्कल्पचर अपने पीक पर जो पहुंचा है ना, वो पोस्ट मॉडर्न एज में ही पहुंचा है। आप बात समझ रहे हो कि नहीं? दिस इज अ स्मॉल ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट द इंडो ग्रीक्स। और कल कैसे कैसे आए थे ये हमने डिस्कस कर लिया था। शुंगा वॉज द रिजल्ट ऑफ द ब्रह्मैनिकल ऑर्थोडॉक्सी। आपको पता है बुद्धिज्म और जैनिज्म बहुत अपने पीक पर पहुंचा हुआ था, तो पुष्यमित्र शुंगा ने क्या किया, चलिए हम भी हाथ धोते हैं गंगा में, आप हमारी थोड़ी मदद कर दीजिए, हम भी राजा बन जाएंगे। हैं? पुष्यमित्र शुंगा थे। पुष्यमित्र शुंगा के बेटे का नाम था अग्निमित्र। ही वाज आल्सो वेरी एबल किंग। अग्निमित्र की लव स्टोरी मालविका जो है, कालिदास ने बहुत बढ़िया तरीके से अपनी एक पुस्तक में लिखा है, जिसका नाम है मालविका अग्निमित्रम। यूपीएससी को किससे कोई मतलब नहीं है, एक बार पूछा है बहुत है। तुमसे पूछेगा कालिदास किस समय काल के थे, ये यूपीएससी का टॉपिक है। तुलसीदास किस समय काल के थे, गुरु नानक किस समय काल के थे, ये यूपीएससी का सवाल बन जाता है यहाँ पर। और जाने वो यूपीएससी का सवाल है तो नेचुरली बीपीएससी का सवाल भी बन जाएगा। तो कोई मुझे बता सकता है कि कालिदास किस समय काल के हैं? जो बता देगा आइसक्रीम देंगे। जो बता देगा आइसक्रीम। कालिदास किस समय काल के हैं? देखिए सर, whenever it comes to concept, अभी आपने रटा है इसीलिए भूल गए। जब हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे समय काल याद करना है तो आपको दिमाग में। कालिदास जो है वो चंद्रगुप्त II के समय काल के हैं। तुलसीदास अकबर के हैं, अकबर के समय काल के हैं। गुरु नानक बाबर के समय काल के हैं। बात समझे कि नहीं? रामचरितमानस अकबर के समय काल में लिखी गई है ना? बाद में इसका पर्शियन ट्रांसलेशन भी हुआ है। रामायण का पर्शियन ट्रांसलेशन दारा शिकोह ने किया, और पीछे अकबर के समय काल में भी हुआ है काफी कुछ। तो पिछलों का ट्रांसलेशन दारा शिकोह ने किया है। बात समझी कि नहीं? अब अगर ऐसा कोई ट्रांसलेशन होगा तो जो जाट राजपूत होंगे वो दारा शिकोह की मदद करेंगे या औरंगजेब की मदद करेंगे? दारा शिकोह की मदद करेंगे। जब औरंगजेब जीत जाएगा तो फिर इनके साथ क्या करेगा? जो किया उसने। तो राजनीति है सर, इतना सपोर्ट करिएगा, शरबत में मिठास उतना ही मिलेगा। ज्यादा उम्मीद ना करिए हमसे। दुश्मनों की मदद करेंगे और आप उम्मीद रखेंगे कि हम आपको है, तो ऐसा तो नहीं होगा। औरंगजेब तो नहीं होता है, औरंगजेब तो कॉमन मैन ना, अकबर नहीं है वो। बात समझा कि नहीं? ये कहानी समझ गया कि नहीं? समझे कहानी? थोड़ा बहुत कहानी समझो बस अभी। अच्छा, पुष्यमित्र शुंगा और अग्निमित्र, और उसका एक और बेटा है वशिष्ठ, अग्निमित्र का बेटा। ऐसा कहा जाता है कि दूर दूर तक जब अश्वमेध यज्ञ कराया जा रहा था तो वशिष्ठ को भेजा जा रहा था। यवनाओं के प्रति ये जीते हैं। यवन कौन है? ये इंडो ग्रीक्स है। बताएंगे फैक्ट में हम लोग। अच्छा, शुंगा के बाद कौन आया है? कण्व। कौन कण्व? वसुदेव कण्व। वसुदेव कण्व वाज दी वेरी पावरफुल किंग इन द कण्वा। उसके बाद कण्वा का इतिहास खत्म हो जाता है और कण्वों को रिप्लेस कौन कर देता है? सातवाहन। समझ में आ गया? सातवाहन के बारे में कहानी यह है कि इसकी जो फाउंडर है वो कौन है? सिमुका। अभी टेंशन मत लो, भी सभी बातें होंगी, मैं आपको बस एक लाइन ऑफ चेन बना रहा हूं। सिमुका जो है इनके फाउंडर माने जाते हैं। समझ में आ रहा है? अगर आपको सतवाहनों के बारे में इतिहास जानना है तो दो इंस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है नाना घाट। पहला इंस्क्रिप्शन कौन सा है? नाना घाट। अच्छा, ये कहां पे है सतवाहन? प्रेजेंट डे महाराष्ट्र, प्रेजेंट डे तेलंगाना, प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश, यहां पर है। अच्छा ये बताओ, ये पावरफुल होंगे कि नहीं? अरे बाबा,
इनके पास ईस्ट वेस्ट दोनों है, ये तो बल्ले बल्ले वाले लोग हैं। और गलती से भी अगर किसी ने ये पोस्ट ले लिया तब तो ये मार्क काट के ये पोस्ट लेंगे, क्योंकि इनको तो ट्रेड करना है ना। सतवाना पावरफुल होंगे तो सिक्के इनके भी पास होंगे, सोने के भी सिक्के होंगे इनके पास। अच्छा, इनके पास पोस्ट है तो इनके पास शिप भी होगा। अब बात समझे, शिपिंग भी होगा ताकि ये ट्रेड कर पाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो नाना घाट इंस्क्रिप्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा बताइए, तो नाना घाट की इंस्क्रिप्शन जो है वो नयनिका ने लिखा है। नयनिका वो किसकी वाइफ थी? जो बता देगा स्क्रीन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। नाना घाट बताइए सर। देखिए, इसके पहले राजा कौन थे? सिमुका। इसके बाद आए शतकर्णी वन। अगर इसके बाद कृष्णा है, उसके बाद आए शतकर्णी वन। ये जो शतकर्णी वन है वो तो वेरी एबल रूलर। इनकी वाइफ का नाम है नयनिका। नयनिका ने नाना घाट इंस्क्रिप्शन लिखवाया, समझे? एक और बहुत इंपॉर्टेंट राजा है शतकर्णी वन के बाद, गौतमी पुत्र सतकर्णी। अब देखो नाम देखो, गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी जो थी वो उनकी मदर थी गौतमी बालरेसी। समझे बात हो कि नहीं? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है वो गौतमी बालरेसी के पुत्र थे। तो ये दिखाता है कि यहाँ पर जो है ना मदर के नाम पर लीनियज चल रहा है, मैट्रिलिनियल है। नयनिका जो है ये सतकर्णी वन की वाइफ है। कौन? नहीं, अरे बहुत बाद में आते हैं। गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है हाला के बाद में है, हाला 17वें किंग है। गौतमी पुत्र सतकर्णी बहुत पावरफुल है। इन्होंने काफी हद तक यवनाओं को, शाकाओं को, काफी हद तक चेर चोल पांड्यास पर अपना कॉन्क्वेस्ट करके ये पूरा एरिया जो है क्या किया है? क्या किया है? जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट सर। सर बहुत इंपॉर्टेंट घटना है ये। अच्छा, गौतमी पुत्र सतकर्णी वन जो है, गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है उनकी मदर जो है गौतमी बालरेसी, उन्होंने अपने बेटे के नाम पर एक इंस्क्रिप्शन लिखा, इसका नाम है नासिक इंस्क्रिप्शन। देयर आर टू इंस्क्रिप्शंस, नाना घाट जो सतकर्णी वन के बारे में बताता है, और दूसरा है नासिक इंस्क्रिप्शन जो गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में बताता है। ये दो इंस्क्रिप्शन के बारे में पूछा जाएगा कि किस किससे बिलोंग करता है। तत्वाहन से मिलते, और वशिष्ठ पुत्र पुलामयी ने रुद्रावन से शादी किया ही था। अब सतवाना के बारे में, थोड़े राजाओं के बारे में मालूम चला। अभी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहले मैं आपको एक लैंग्वेज बता रहा हूं, इंट्रोड्यूस करा रहा हूं डायनेस्टी से। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डायनेस्टी जो हमारे ध्यान में आता है, सर एक मिनट सुन लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी हमारे दिमाग में आता है वो है चेर चोला पांड्यास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डीप साउथ में ये पहली बार पाल्पेबल हुआ है, अभी अभी दिखाई देना शुरू किया है 200 BC के करीब। चेरा चोल पांड्यास। चेरा किधर है? देखो इधर, देखो इधर। चेरा जो है वो इस एरिया में है, केरल के क्षेत्र में। चोलास कहां पर है? ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के क्षेत्र में। और पांड्यास किधर है? डीप साउथ में। समझ में आ गया? चेर चोल पांड्यास। अब एक बात बताओ, इन तीनों में दोस्ती होगी दुश्मनी होगी? क्यों होगी? ट्रेड को लेके। क्यों? चोला और पांड्यास के पास केवल क्या है? इसके पास केवल और केवल ईस्टर्न कोस्ट है। बाबू इधर देखो, और ये जो चेराज आपको नजर आ रहा है इसमें केवल वेस्टर्न कोस्ट है। चोला चाहेगा कि मैं पांड्यों को हरा दूं और चेरा को हरा दूं और पूरा ट्रेड पे कंट्रोल कर दूं। पांड्या चाहेगा कि मैं चोला को हरा दूं और चेरा को हरा दूं और पूरे ट्रेड पे कंट्रोल कर दूं। अब पांड्या और चेराज चाहेंगे कि मैं चोला और पांड्या को हरा दूं, और बस यही जो झगड़ा है ट्रेड को लेकर, ये पूरी डायनेस्टी को खत्म कर देता है। समझ में आ रहा है? अब इसकी कहानी के लिए क्या कोई किताब है? क्या कोई इतिहास है? क्या नहीं समझा?
ये बात कैसे, इनके बारे में कैसे मालूम चलता है? तो क्या हुआ था कि 200 बीसी के अराउंड में उत्तर भारत के कुछ ऋषि मुनि और दक्षिण भारत के ऋषि मुनि मिले थे और उन्होंने उस समय के बारे में लिखा था। इसको हम लोग कहते हैं संगम युग, संगम एरा। संगम का मतलब होता है दो देवताओं और राजाओं महाराजाओं का मिलन। 3 संगम एरा हुए हैं, 3 संगम मीटिंग हुई है। पहले के बारे में कुछ पता नहीं, आग लगा के जला दिया गया। दूसरे के बारे में भी एक किताब बस है, टोल्कापियम। तीसरे के बारे में जो है वो सारा कुछ मिलता है। संगम लिटरेचर के बारे में अगर आपको जानना है तो उसका एक महाकाव्य है, जैसे हमारे यहाँ महाभारत रामायण है ना, वैसा एक महाकाव्य है जिसका नाम है शिल्पाधिकरण। शिल्पाधिकरण की रचना जो है इलांगो अधिगल ने किया है। ये कहानी समझिए, क्योंकि ये कहानी जानना बहुत जरूरी है संगम एरा को समझने के लिए। समझ में आ गया कि नहीं? इस कहानी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे? देखो, इस कहानी में 3 कैरेक्टर्स हैं। ये कहानी अगर आप समझ जाइएगा तो आप शायद उस समय के युग के बारे में भी जान जाए। ठीक है, सुनिएगा कहानी को, कहानी सुनिएगा तो आपको बहुत आइडिया लगेगा। ठीक, देखिए ये कहानी आपको नॉर्मली किताबों में नहीं मिलेगा। जवाहरलाल नेहरू की किताब थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसका नाम है, हिंदी में कहते हैं भारत एक खोज। भारत एक खोज दूरदर्शन पे भी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ रही है, दूरदर्शन पर इनके चैनल इस एपिसोड को ढूंढे और देखें। शिल्पाधिकरण पर एक प्रॉपर एक एपिसोड डेडिकेट किया है जवाहरलाल नेहरू ने। समझ में आ गया? मैं उसकी कहानी आपको बता देता हूँ। क्या कहानी? इस कहानी में एक पति पत्नी है। पत्नी का नाम है कन्नागी और पति का जो नाम है वो है कोवलन। आपने नाम सुना होगा, कोवलन बीच। समझ में आ रहा है? दीज टू आर वेरी फेमस कैरेक्टर। जैसे रामायण में सीता मैया है ना, डीप साउथ में जब जाएंगे तो उसी के समतुल्य कन्नागी को माना जाता है। कन्नागी के लिए एक कल्ट है जिसको हम लोग कन्नागी कल्ट बोलते हैं। समझ में आ रहा है? जिसे गॉड ऑफ चेस्टिटी कहा जाता है, पवित्रता की देवी। जैसे सीता मैया को कहा जाता है ना, वैसे ही डीप साउथ में सीता के बराबर जो है आप कन्नागी को माना है, कन्नागी की पूजा की जाती है। समझ में आ गया? तो कन्नगी या कन्नगी जो है उसके पति का नाम क्या है? कोवलन। समझ में आ गया? अब ध्यान सुनना, कन्नागी कहाँ की है? चेरा किंगडम की। कहाँ की है? केरला से बिलोंग करती है। अब कोवलन कहाँ के हैं? चोला के। समझ में आ गया? जब दोनों में शादी हुई तो कन्नागी चेरास पहले केरला छोड़कर कहाँ चली गई? चोला। समझ? चोला की राजधानी उस समय हुआ करता पुहार। ठीक है, पुहार या पुहार बोलते थे। ध्यान सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब तो दोनों की शादी हो गई, दोनों एक साथ रह रहे थे। कोवलन ने कहा यार मजा नहीं आ रहा जीवन में, यहां पर जो है ना उतने पैसे नहीं है, और दे वर ऑल ट्रेडर्स, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिंग ही मेन एक्टिविटी हुआ करता था। तो कहा यार क्यों ना हम लोग पांड्या के पास, पांड्यन किंगडम में जाएं, डीप साउथ में, वहां पे ट्रेड बहुत अच्छा होता है। कन्नागी ने कहा ठीक है, अगर आप ऐसा करना चाहते तो कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? तो कन्नागी ने कहा ठीक है अब जाइए। तो जैसे नॉर्मली वाइफ की आदत होती है ना, जैसे कोई हस्बैंड जा रहा तो 4 काम थमा दिए, ये दूध ले आइएगा, सुधा दूध 1 लीटर, काउ मिल्क भी ले ही आइएगा आधा केजी, 2.5 केजी आलू ले ही आइएगा। इतना सामान तुमको थमा दिया जाएगा कि तुम कहोगे ये काम करते आज छोड़ते। समझ में आ गया? तो कन्नागी को एक बहुत इंपॉर्टेंट काम था कि उसके पास एक पैर का पायल हुआ करता था, ड्यूल एंकलेट। तो उसने कहा ये टूट गया है, एक काम करिए इसको बनवाइएगा पांड्यन किंगडम। तो उसके हस्बैंड कोवलन कुछ बोल सकता था क्या? जीना है कि नहीं है मैडम? बोल पाएगा क्या? बोला नहीं नहीं ठीक है, तुम जो बोलो, तुम्हारी सारी बातें सराफों पर, तुम बोलो तो ना जाए क्या? नहीं तुम जाओ, तुम टेंशन देते हो यार, तुम निकलो यार। कन्नागी ने अपने हस्बैंड को कहा कि तुम जाओ, कोई बात नहीं, ट्रेडिंग करो, पैसा अच्छा लेकर आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवन ठीक ठाक चल नहीं रहा है। कोवलन ने ज्वेल एंकलेट उठाया और चल दिए पांड्यन किंगडम में, अपना ट्रेड वेड कर रहे थे। अचानक क्या हुआ कि
पांड्यन किंगडम जो कि आपका ये मदुरई का क्षेत्र होता है कावेरी वाला, तो पांड्यन में गए तो उस समय के राजा हुआ करते थे नेंदुचलियन। नेंदुचलियन ये सब नाम याद रखिएगा। एक कलिकाल चोला जो है वो चोला के हैं, चेरन सिंह दुत्वन जो है वो चेरा के हैं, और पांड्या में नेंदुचलियन है। बड़ी इंपॉर्टेंट नेम है, ये सब याद रखिएगा। आपको याद नहीं होगा, मैं गारंटी बता सकता हूँ, मैंने इतनी बार पढ़ाया, रट गया मेरे को। तो पांड्यन किंगडम में राजा हुआ करते थे नेंदुचलियन। नेंदुचलियन इज नोन फॉर हिज जस्टिस। बहुत बहुत भारी एकदम मजबूत राजा हुआ करते थे नेंदुचलियन। मतलब ये हुआ करता था कि अगर उसके बेटे ने भी गलती करी है तो छोड़ेंगे नहीं नेंदुचलियन। अपनी न्याय व्यवस्था के लिए बहुत जाने जाते थे नेंदुचलियन। तो नेंदु ऐसे होता है ना कि जैसे आज डांस है, नाटक मंडली है, तो नहीं अनाउंसमेंट किया था कि अच्छा सभी लोग आ जाए जिन्हें भी नाटक देखना है। नेंदुचलियन के कोर्ट में एक डांसर हुआ करती थी, बहुत ही खूबसूरत। अब मेरे इस बहुत ही खूबसूरत में ही तुम समझ सकते हो कि कितनी खूबसूरती थी। समझ में आएगी नहीं? बहुत खूबसूरत एक डांसर हुआ करती थी, उनका नाम था माधवी। समझ में आ गया? तो जैसे क्या होता है ना, जैसे कुछ एक डांसर या कोई ऐसा होता है जो बहुत फेमस कैरेक्टर होते हैं। आप हरियाणा में जाए तो सपना एक डांसर है। मैंने सपना बोला था, ये सपना चौधरी बोल दिया। बिहार तक जानी जा रही है वो। हरियाणा में मतलब बहुत बहुत मानी जाती है ये। अब पता नहीं क्या डांस करती है, आज तक तो मेरे को समझ में नहीं आया। एक बार मेरे को दिखाया गया, मैंने कहा ये इसलिए फेमस है क्या, है कि नहीं? पर शी इज अ वेरी फेमस डांसर, बहुत फेमस है हरियाणा में। समझ में आ रहा है? वो मतलब डांस कर दे तो मतलब भीड़ इकट्ठा हो जाए, ऐसा है। अरे आज सपना चौधरी डांस कर रही है भाई, अरे चलो छोड़ो छोड़ो, काम धंधा छोड़ो, पत्नी सब टुकड़ा रही है, लेकिन तब भी लोग उसको मानेंगे। ऐसा ही पूरे शहर में फैला दिया गया भाई माधवी का डांस है। अब माधवी का डांस है और लोग ना पहचे, ये तो माधवी की बेइज्जती हो गई भाई। समझे बात हो कि नहीं? तो जब पूरा माधवी का डांस का अनाउंसमेंट हो गया, माधवी का आज शाम में डांस है, आज तो सबको आना है, ये बोलने की जरूरत नहीं है। बस ये बोलना है कि माधवी का डांस है, सबको आना है, लोग खुद ही समझ जाते हैं। तो ये दूर दूर से एकदम कोने कोने से एकदम लोग एक के ऊपर दूसरा चढ़ रहे हैं, गले में एकदम माधवी नाच रही है। सामने जो है नेंदुचलियन बैठे हुए, उनकी दोनों रानियां बैठी हुई है। नेंदुचलियन तो डांस चल रहा था। उस दिन सोची कि यार इतना क्या भीड़, कोवलन की तो लड़के ही हैं। कोवलन का भाई ऐसा क्या डांस, पूरा पूरा शहर खाली लग रहा है। ठीक है, तो ज्वेल एंकलेट, ये अपनी पत्नी का ज्वेल एंकलेट जो होता है, पैर का पैजेब जिसको बोलते हैं पायल, वो बनवाने के लिए सुनार के आ गए। तो कह रहा भाई आज नहीं होगा, आज माधुरी का डांस है, आज अपन कोई काम धंधा नहीं करेंगे। ऐसी क्या बात है भाई? तो ज्वेल एंकलेट अपने जेब में रखे और चल दिए। देखिए आज अपन माधुरी का डांस देखेंगे। माधुरी का डांस देखने के लिए वो गए, ये हो गए मंत्र मुग्ध विभोर कोवलन। अरे डांस छोड़ो, ये कितनी खूबसूरत है, डांस तो अपने आप ही खूबसूरत लगने लगेगा। नहीं समझे? तो अब ये वेट करते थे कि कब माधवी डांस करेगी, कब हम जाएंगे। उस बीच में रेगुलर डांस कर रही थी माधवी जी बेचारे का। एक बार गए, दो बार गए, तीन बार, और वो पाजे भूल गए कि भैया उसको रिपेयर भी कराना है, मेरी कोई बीवी भी है, कुछ नहीं। एक कंटिन्यूअस बेसिस पे जाने लगे भाई साहब, और लाइन में सबसे आगे। अगर शाम में 5 बजे है तो 3 बजे जाके लाइन में लग गए हुए हैं। कौन? कोवलन साहब। भूल गए कब कन्नागी भी उनकी वाइफ है। देख लो कितना कितना प्यार करते थे कन्नागी से। समझे बात? नहीं कोवलन और पैजेब गया, पैजेब बाद में किया जाएगा। समझे बात को? आगे लाइन में लग के देखा करते थे। देखते 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 क्या हो जाएगा, अस्मत पगली प्यार हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? बेचारा प्यार हो गया, बहुत बहुत एकदम बिल्कुल डीप फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट। इतना प्यार कि कन्नागी इतनी अच्छी बीवी को भूल गए। समझ में आ गया कि नहीं?
एक दिन एक संदेशा कन्नागी ने भिजवाया, मेरी तो बीवी भी है। कह रहा और कुछ छोड़ो, तुम कैसे हो ये बताओ, मेरा ड्यूअल एंगलेट ठीक हुआ कि नहीं। कह रहा आज सुनाना पड़ेगा। अच्छा, ये जो कन्नागी नृत्य करती थी, ये माधवी नृत्य करती थी, इनके कोट में सभी नेंदु चलियन भी देखते थे और उनके उसमें भी देखते थे, रानियां भी। इसी बीच में उनकी एक रानी का पैर का पायल चोरी हो गया। समझ में आ गया? पैर का क्या हो गया? पायल चोरी हो गया। तो खबर फैल गई कि भाई रानी जो है उसका पैर का पायल चोरी हो गया। अब रानी ने प्रेशर बनाया राजा के ऊपर, नेंदु चलियन के ऊपर। नेंदु चलियन ने कहा पैर का पायल चोरी हुआ वो अलग बात है, चोरी कैसे हो गया मेरे किंगडम में? खबर फैला दो कि जो चोर लेकर आएगा उसको बहुत पैसा पुरस्कार दिया जाएगा और मैं छोड़ूंगा नहीं। एक तो मेरे साम्राज्य में चोरी होगा, वो मेरी बीवी का किसने चुरा लिया? नहीं। यहाँ रानी एकदम प्रेशर बना हुई है कि तुम अगर नहीं लाए तो तुम राजा नहीं रहोगे। मगर रे टेंशन मतलब मैं ठीक कर दूंगा, शाम तक सब ठीक हो जाएगा। कन्नागी के नृत्य का फिर से आमंत्रण मिला। कहा इससे पहले कन्नागी के नृत्य करे, मेरी बीवी ने मेरे को संदेशा भिजवाया, ज्वेल एंगलेट आज बनवा के माने। एक सोनार के पास गए, सोनार ने कहा कि देखिए ये देखिए मेरा ज्वेल एंगलेट। अनफॉर्चुनेटली वो ज्वेल एंगलेट वैसा ही था जैसे रानी का ज्वेल एंगलेट था। अब सोनार को लगा कि अगर मैं इस आदमी को उठा के लेके जाऊं तो मुझे बहुत पैसे मिलेंगे और शाबाशी जरूर मिल जाएगा मेरे को। तो सोनार ने ज्यादा उसका परीक्षण नहीं किया, सीधे गए और उसी ज्वेल एंगलेट को उठाकर और उस कोवलन को उठा के उसी कोर्ट में लेके गए। अब कन्नागी का कन्नागी बार बार आ रहा है, माधवी का डांस चला तो साइड किया गया, माधवी जो साइड, इसको उठा के एकदम जंजीरों से बांध कर लाया गया। काहे इसने चोरी किया है? ज्वेल एंगलेट दिखाएगा, अरे एकदम रानी कही अरे यही ज्वेल एंगलेट मेरा है। अब भाई वो कोवलन को कुछ समझ में नहीं आ रहा। और नेंदु चलियन जो पांड्यन किंगडम में थे, ही वाज नोन फॉर जस्टिस, न्याय के लिए जाने जाते थे। भाई इसके साम्राज्य में चोरी हुआ तो हुआ कैसे? नहीं समझे? तो ऐसा कैसे चोरी हो गया, बवाल बता देंगे एकदम। समझे बातों की? निकाह तुमने चोरी किया है? वो बोला नहीं चोरी की है। कह रहा कोई चोर मानता है कि वो चोरी किया है? नहीं, तो चोरी किया है। और देख मेरी रानी कितनी खुश हो गई, ज्वेल एंगलेट लेके जाओ, तुम्हें आज फांसी की सजा दी जाती है, तुम्हें एग्जीक्यूट कर दिया जाए। आप देखा ना, ताऊ इनके सैनिक और भी एग्रेसिव थे, उन्हें उठाया और उनको फांसी की सजा देकर मार दिया। कोवलन हो गया सारा रोमांस का मटिया बली। अब ये बात क्या पता चला, किसको मालूम चला? इसकी पत्नी कन्नागी को मालूम चला। सारा मेरे पति को पांड्यन किंग नेंदु चलियन ने पायल के लिए वो लगा दिया। और कन्नागी को और भी खराब लगा कि भाई ये क्या बात हुई, मैंने पायल दिया था अपनी वाइफ को, ऐसा कैसे कर दिया? ओके फाइन, बहुत अच्छी बात। तुरंत कन्नागी एकदम गुस्से में आई। समझ में आएगी? नहीं, वो एकदम गुस्से में आएगी, तुमने मेरे पति को कैसे गिरा दिया, कैसे फांसी की सजा दे दिया। एकदम युद्ध रूप लेके, सती का रूप लेके आई। नेंदु चलियन भी घबरा गया भाई। नेंदु चलियन कन्नागी को बोला कि भाई तुम्हारे पति ने ज्वेल एंगलेट चोरी किया है, इसीलिए उसको फांसी की सजा दी गई। कन्नागी बोली क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? कह रहा ये देखो तुम्हारा पति लेकर आया। तो उसने क्या किया, कन्नागी ने कहा लाओ। कह रहा देखो मेरा जो ज्वेल एंगलेट है उसके अंदर कोई मोती नहीं भरा हुआ, तोड़ दिया उसको, पर तुम्हारा वाला जो ज्वेल एंगलेट है तुम्हारी क्वीन का, उसमें अंदर मोती भरा हुआ है। तो नेंदु चलियन ने ये बात देखा, यार बात तो सही है, गलत आदमी एग्जीक्यूट कर दिए। और वो और रौद्र रूप ले ली कि तुमने मेरे पति को गलत तरीके से फांसी दिया है। तो कन्नागी ने पूरा का पूरा मदुरई जला दिया। इसी मदुरई जलाने में ही जो है पहला संगमरमर का जो किताब है वो सारा जल गया है। दूसरे का भी टोलकापियम को छोड़ के बाकी सब जल गया है। तीसरे का अवेलेबल है जो उसके बाद हुआ है। समझ में आ गया कि नहीं? तो इसीलिए मतलब ये जो देखो हमारे यहाँ क्या है ना कि वो याद है मंजूषा वाला जो था,
कि वो लेडी जो अपने हस्बैंड के लिए स्वर्ग तक चली जाए, स्वर्ग से उठा के ले आए, वो बहुत मतलब चैस्टिटी मानी जाती है, पवित्र मानी जाती है। तो इसी प्रकार जो नॉर्थ इंडिया में सीता मैया का जो चैस्टिटी है, जो पवित्रता है, जितना हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं, उतनी ही पवित्रता किसको दी जाती है? साउथ इंडिया में कन्नागी को दी जाती है। अगर केरला वगैरह में जाए तो कन्नागी का टेम्पल है। अच्छा, ये जो कन्नागी का जो वर्शिप है, इसको बोला जाता है साउथ इंडिया में पत्नी कल्ट। क्या बोलते हैं? पत्नी कल्ट। याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में कि पत्नी कल्ट किसको रिप्रेजेंट करता है? तो कन्नागी के वर्शिप को रिप्रेजेंट करता है, जो गॉड ऑफ चेस्टिटी है, पवित्रता की देवी मानी जाती है। अच्छा, तो ये कहानी थी शिल्पाधिकरण की। पहली कहानी शिल्पाधिकरण की। दूसरी कहानी है मणिमेखला की। मणिमेखला, सुनिए इधर। मणिमेखला जो है, याद है, इसमें एक शब्द है मेखला। तुम्हें जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि मेखला वॉज द डॉटर ऑफ कोवलन एंड माधवी। बात बहुत आगे तक बढ़ गई थी, इसीलिए फांसी लगा दी। समझे बातों की नहीं? मेखला वॉज द डॉटर ऑफ कोवलन एंड माधवी। समझ में आ गया? और मेखला जो है वो जैन मोंक बन जाती है बाद में जाके। तो उसी जैन मोंक की कहानी मणिमेखला में है। सत्यनई सत्यनार ने इस कहानी को लिखा है। तो पहली कहानी किसने लिखा है? शिल्पाधिकरण की इलांगो अधिगल। इलांगो अधिगल जो है सेंगुत्तवन के भाई थे। और जो दूसरी कहानी किसने लिखी है? मणिमेखला, जिसे सत्यनई सत्यनार ने लिखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा? अच्छा, एक बार यूपीएससी ने मेंस में सवाल पूछा कि बताइए तो कि किस प्रकार संगम एरा में संगम लिटरेचर संगम सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। इसमें आपको यही दो कहानियों के बारे में जिक्र करना होगा। बात समझा? क्या क्या तुमको ये पता चलता है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, शिल्पाधिकरण की कहानी से क्या मालूम चलता है? देखो, पांडियन की जस्टिस को रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ट्रेड एक्टिविटी है। मर्चेंट्स हैं, एक जगह दूसरी जगह जा रहे हैं। दो डिफरेंट किंगडम में शादी होती है, ये एक मालूम चल रहा है हमको इस कहानी से। और दूसरा, जैनिज्म और बुद्धिज्म डीप साउथ में चला गया है, ये भी हमें कहानियों से पता चलता है। समझ में आ रहा है? दूसरी बात, वुमेन की कंडीशन के बारे में भी हमें पता चलता है इस कहानियों से, है ना? ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक? अच्छा, चेरा किंगडम के जो सबसे महत्वपूर्ण राजा हैं वो है चेरन सिंगुत्वन। नहीं समझा? चेरन सिंगुत्वन वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट किंग। चेरन सिंगुत्वन के ही भाई है इलांगो अधिगल, जिसने क्या लिखा है? शिल्पाधिकरण। और शायद यही कारण है कि कन्नागी को बहुत ऊपर करके दिखाया गया है। नहीं समझा बात को? गॉड ऑफ चेस्टिटी जब आपके रीजन की होंगी तो। एक चोला की जो सबसे इंपॉर्टेंट राजा है वो है आपके करिकाल चोला। करिकाल का मतलब होता है चार्ड लेग, टूटा हुआ पांव। ऐसा माना जाता है कि करिकाल चोला जो है उनका युद्ध के दौरान एक पांव जो है वो टूट गया था। करिकाल चोला बोलते हैं इसको। और नेदुचलियन जो है ये आपके पांड्यन किंगडम के महत्वपूर्ण राजा है। ये तीन राजाओं के बारे में आपको क्या मालूम चल गया? पता चल गया कि ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट राजा है जो आपको पता होना चाहिए डीप साउथ में। समझ में आ गया? चेर चोल पांड्यास के बारे में एक बात है जो आपसे पूछना है। आप मुझे बताइए कि ये जो कहानी चेर चोल पांड्यास की मैंने आपको बताया है, ये कहानी, ये जो मैंने आपको यहाँ का कहानी बताया है चेर चोल पांड्यास का, ये जो तीन एम्पायर है ये 200 बीसी से 300 एडी के बीच में है। क्लियर है ये चीज? मेरा सवाल ये है कि जिस समय अशोक थे, उत्तर भारत में बुद्ध और जैन थे, महाजनपद था, उस समय में इस एरिया में डीप साउथ में क्या था?
ये कहानी तो समझ में आता है कि ये पोस्ट मौर्यन कहानी तो उसमें भी ऐसा उस जगह पे नहीं है। नहीं समझो बात को, ये कहानी पोस्ट मौर्यन की है। तो इससे पहले दक्षिण भारत में क्या था? सिंधु घाटी और या द्रविड़ समाज, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ हो? सिंधु घाटी लोग समाज से बोल रहा है, द्रविड़ समाज के लोग आ गए थे यहाँ। देखो तुमको ना थोड़ा रामायण का रेफरेंस लेना पड़ेगा इसमें। रामायण का रेफरेंस लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस समय क्या रहा होगा। समझ में कह रहे सौरभ कुमार कह रहे बेकार इंसान के लिए मदुरई जला दी। ओके भाई, अच्छा मेरी बात सुनिएगा जरा ध्यान से 2 मिनट के लिए। देखिए रामायण आप एक चीज ऑब्जर्व करते हो, रामायण में अयोध्या से राजा राम आए हैं और धीरे धीरे वो उनको मालूम चल रहा है कि भाई श्रीलंका में एक राजा है रावण, उसने उनकी पत्नी भार्या का हरण किया है, सीता मैया का किया है। तो अब आपको पता है कि श्रीलंका यहां कहीं है, अयोध्या जो है वो आपका यहां कहीं है। तो यहां से डीप साउथ जाना होगा। तो इसका मतलब कि विंध्या और सतपुरा की जो पहाड़ियां है उसको क्रॉस करना पड़ेगा। जब वो जो है किष्किंधा प्रदेश जब आएंगे, किष्किंधा कांड भी होता है मालूम है ना आपको। तो जो किष्किंधा प्रदेश क्या है वो साउथ इंडिया में है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप गौर करना कि उसमें एक भी इंसान नहीं है, सब क्या है इंसान और वानर के बीच है। हनुमान जी, सुग्रीव, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, बाली। तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि जहां पर राम भगवान रामापिथेकस या फिर पूरी तरीके से इंसान बन चुके हैं, डीप साउथ में जब जा रहे हैं आप तो आपको पूरी तरीके से इंसान नजर नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इवोल्यूशन की कड़ी में डीप साउथ पीछे है। आप बोलेंगे सर ये इसका क्या कारण है? देखिए इवोल्यूशन की कड़ी में नॉर्थ इंडिया इसलिए आगे है क्योंकि यहां पर खाइबर और बोलन पास है, और यहां से जब आप अफ्रीका से होते हुए आएंगे तो वहां पर जो याद है आपको, मैंने एक कैरेक्टर बताया था, आपको याद हो कि नहीं, होमो इरेक्टस, जो कि माइग्रेटरी आदमी हुआ करता था, एक जगह दूसरी जगह जा रहा था। तो उस समय में कुछ होमो इरेक्टस जो है वो इंडिया में भी आए और चाइना में भी आए। तो खाइबर और बोलन पास होते हुए वो क्या हुए हैं, खाइबर और बोलन पास होते हुए कहां पर आ गए हैं? वो नॉर्थ इंडिया में आ गए हैं, याद है आपको। तो नॉर्थ इंडिया में अभी इंसान नजर आ रहे हैं, लेकिन साउथ इंडिया में ऐसा कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पर पहाड़ है और नीचे पूरा का पूरा समुद्र है। तो इसका इवोल्यूशन धीमे धीमे हुआ है। यही कारण है कि 1000 BC तक आते आते जहां पर आप वैदिक संस्कृति देखते हैं, 1200 BC में आकर आपको आर्य नजर आते हैं उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में अभी भी नियोलिथिक एज चल रहा है। दक्षिण भारत में नियोलिथिक एज चल रहा है। इंसान जो है अभी बस सेटल होना शुरू हुआ है। दक्षिण भारत में जो कंकाल है, जो जलाया, जो जब आदमी मर रहा है तो उसको दफना कर उसके ऊपर बड़े बड़े पहाड़ पत्थर रख दिए जा रहे हैं, मेगालिथिक एज कहते हैं इसको। तो मेगालिथिक एज बेसिकली नियोलिथिक एज की ही देन है। तो करीब करीब 1200 BC से लेके 200 BC तक जब आप आएंगे तो आपको केवल मेगालिथिक कल्चर, नियोलिथिक कल्चर नजर आएगा। और 200 BC के बाद अचानक क्या नजर आने लगेगा आपको? अचानक क्या होगा? चेर चोला पांड्या 3 किंगडम नजर आएगा। पूछे आ रहा क्वेश्चन है कि क्यों? क्योंकि डीप साउथ तक अशोका पहुंच गया है। अशोका ट्रेड कर रहा है, तो लोग धीमे धीमे और भी साउथ की तरफ जा रहे हैं। ट्रेड होने की वजह से नए नए मर्चेंट्स सेटल हो रहे हैं और धीमे धीमे यहाँ पर किंगडम डेवलप हो रहा है। समझ में आ गया? राजशाही डेवलप हो रहा है और ये इतने डेवलप हो जाएंगे कि नॉर्थ इंडिया भी इतना डेवलप नहीं होगा। अशोका जब अपना पैर इतना दूर फैलाया तो सिर्फ उस एरिया को क्यों छोड़ दिए थे? इस एरिया में ना वो अपने किंगडम में बोल दिया था कि यहाँ पे 3 अलग मेजर किंगडम्स हैं जो डेवलप हो रहे हैं, तो उन्होंने छोड़ दिया गया, या इससे नीचे क्या जाएंगे। और प्लस यहाँ से रहकर इतना दूर कमांड करना भी बहुत मुश्किल था। छोटे छोटे ट्राइब्स यहाँ पे रहते थे, तो सोचा कि छोड़ दो यार, इनसे लड़ने का मतलब है ना
बहुत सारे एरिया में कलिंग एक टाइप रखते हालत खराब हो जाता है इनका। कलिंग में भी ट्राइब रह रहे थे ना, नागा ट्राइब्स वगैरह रह रहे थे, तो इन्होंने छोड़ दिया कि भाई डीप साउथ छोड़ दो, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे ट्राइब्स हैं, उसको छोड़ दो, मेगालिथिक कल्चर है, यहाँ करके भी कोई फायदा नहीं होगा। बहुत मेजर किंगडम डेवलप नहीं हुआ है, यहाँ तक मेजर किंगडम डेवलप हो गया पर यहाँ पे कुछ अभी नहीं हुआ है। तो चेर चोला पांड्यास के नाम पे, लेकिन अपने इंस्क्रिप्शन में इन्होंने बोला है चेर पुत्रास, चोलास, पांड्य पुत्रास। तो जो अशोक का अपना मस्की इंस्क्रिप्शन है और बहुत सारे जो स्तंभ है उनमें इन्होंने बताया है कि 3 मेजर कंट्रीज है जो डीप साउथ में है, समझ में आ गया, जिस पर अभी रूल नहीं है। देयर सो पावरफुल कि यहाँ पर अगर आप लड़ते तो आप कोलेटरल डैमेज करते, इसलिए वहां पर एरिया छोड़ दिया गया। शायद कलिंग के युद्ध के बाद उसको नहीं किया। हाँ नहीं किए होंगे कि वो लोग कल्चरली कॉन्क्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, तो इसीलिए छोड़ दो, तो डीप साउथ इनका छोटा रहेगा। क्लियर है सर, ये चीज एकदम बढ़िया समझ में आ गया। तो इस एरा यानी पोस्ट मौर्यन में हमको क्या क्या नजर आया, जल्दी बताओ फटाफट, उसके बाद हम लोग जो है थोड़ा सा वो पढ़ेंगे। हाँ, पार्थियंस, इंडो ग्रीक्स नहीं, आपके यहाँ 4 किंगडम नजर आया। नहीं, पहले 4 किंगडम बताइए मौर्य के बाद, डिक्लाइन के बाद। एक यहाँ पर उत्तर पश्चिमी भारत में क्या नजर आ रहा है, अभी इंडो ग्रीक यूनानी नजर आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर पहले सुंगा फिर बाद में कनवा, यहाँ पर सातवाहन और यहाँ पे चेर पांड्या। थोड़ा थोड़ा अब हम लोग सबके बारे में जानते हैं। अब एक काम करते हैं, फटाफट पीडीएफ देख लेते हैं यार, समझ में आ गया, ताकि हम और आगे बढ़ पाए और गुप्ता के बारे में जान पाए। ठीक है, या पीडीएफ कल देखें, आज थोड़ा गुप्ता के बारे में जानते हैं। नहीं 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 नहीं, मेरे को बताना जरूरी है, पता चला कोई फैक्ट छूट गया तो तुम लोग बोलोगे यार कि सर फैक्ट नहीं बताया हमको। नहीं नहीं, वो तो मैं पढ़ूंगा, पढ़ता हूँ तो मैं धीरे धीरे पढ़ देता हूँ कि ये चीजें हैं, ऐसा ऐसा है, समझ रहे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, है ना। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, एम्पायर एस्टैब्लिश हुआ। इसका मतलब पोस्ट मौर्यन का जो एरा है वो कब से कब है, 200 बीसी से लेके 300 एडी तक, 250 एडी तक आप मान सकते हैं। ठीक, अब ध्यान से सुनना, अभी की तुम्हें पॉलिटिकल हिस्ट्री मालूम चल चुकी है कि भाई उत्तर पश्चिमी भारत में कौन है, इंडो ग्रीक्स है, सुंगास एंड कनवास है, सुंगास कनवास को सतवाना ने रिप्लेस कर दिया है। अब देखो एक गुप्त वंश आता है सामने, ध्यान सुनना, गुप्ता बाई वर्मा वैश्या है। इनकी हालत खराब हो रही है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको, थोड़ा बहुत आ रहा है, थोड़ा हाँ सर आपका आ रहा है समझ में, थोड़ा पहली बार क्लास में आए तो थोड़ा सा आपको लिंक नहीं बन रहा होगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपका लिंक बन जाए, है ना। गुप्ता बाई वर्मा वैश्य है। अब सवाल उठता है कि वैश्यों में राजा कैसे बनते हैं। राजा तो आज तक केवल क्षत्रिय बनते थे, जो बता देगा अभी का अभी आइसक्रीम क्यों नहीं कनेक्ट करो, तुम जा रहे हो उसका ही दिशा में। सर ये कह सकते हैं कि उस समय हो सकता है कि पैसे सैलरी के रूप में ना देके जमीन दिया जाता होगा। गुप्तों ने देना शुरू किया है, सतवानाओं ने थोड़ा दिया है, गुप्तों ने देना शुरू किया है। ट्रेड भी उन लोगों को पैसा ज्यादा होता होगा, धीरे धीरे अपना थोड़ा गौर करो, बुद्ध और जैन जब आए तो उन्होंने बॉटम के 2 वर्णा को क्या किया, मजबूत किया। किस किस को किया, वैश्याओं को किया, वैश्य को किया, शूद्र किया। राजपूत तो वैसे भी थे, राजपूत तो अपने मान की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको कोई गरीबी तोड़ना थी यार, वो तो मान की लड़ाई लड़ रहे थे कि ब्राह्मण हमसे ऊपर कैसे चले गए। नहीं समझे बात को। तो जो नीचे के 2 वर्ण है वैश्य और शूद्र, ये 2 बहुत पावरफुल इमर्ज करके आया कि भैया हमारा भी थोड़ा सा अस्तित्व। एक बात गौर करना, मेगास्थनीज को भारत में शूद्र नजर नहीं आए थे, स्लेव नजर नहीं आया था। क्यों? क्योंकि जो स्लेव थे वो एग्रीकल्चर कर रहे थे, तो शूद्र थे उन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया था। तो जब शूद्र एग्रीकल्चर करेंगे तो वैश्य क्या कहेंगे, वैश्य कहेंगे कि भाई हमें भी करना है एग्रीकल्चर, क्योंकि वो तो काम शूद्र कर रहा है, नहीं। तो फिर वैश्य क्या करेंगे, वैश्य क्या करेंगे, वैश्य कहेंगे हम व्यापार करेंगे। और व्यापार के नाम पे वैसे भी ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट तो मिला ही दिया जा रहा है, तो खूब व्यापार करेंगे, खूब अमीर बनेंगे। जब वो खूब अमीर बनेंगे तो वो क्या करेंगे, अपना गिल्ड बनाएंगे। तुम गौर करना, बढ़ाइयों का अपना एक गिल्ड होता है,
तुम एक बढ़ई पे आक्रमण करो, सबके सब कूद जाएंगे तुम्हारे ऊपर। सुनारों का अपना एक गिल्ड होता है। अभी कुछ दिन पहले हड़ताल देखे थे, रोड पे सभी लोग जो खाना बेच रहे थे, सब्जी वब्जी बेच रहे थे, तो उन्होंने वो स्ट्राइक किया, सभी ने बंद कर दिया। उनका अपना एक गिल्ड होता है। गिल्ड जानते हो कहते हैं श्रेणी कैसे, उनका एक संगठन होता है। बढ़इयों का अपना होगा, सोनारों का अपना होगा, लोहारों का अपना होगा, है रोड में बेचने वाले जो खाना वाना आते हैं उनका अपना गिल्ड होगा। तो ये लोग इतने ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं ट्रेडर क्लास कि ये लोग जो है अपने गिल्ड के लोगों को उधार तक देना शुरू कर देते हैं, एरिया एक्वायर कर लेते हैं, बहुत पावरफुल बन जाते हैं। और जब आदमी बहुत पावरफुल बन जाता है तो वो चाहता है कि पॉलिटिकल क्लास सिर्फ मेरा हो। नहीं समझा? तो वो ब्राह्मणों को पैसा देंगे, क्षत्रियों को पैसा देंगे कि हमारी तरफ से रिप्रेजेंटेशन हो। जो बहुत पावरफुल होता है तो क्रोनी कैपिटलिज्म होता है। अंबानी ने पैसा दिया है कि नहीं है? अदानी ने पैसा दिया है कि नहीं? क्यों दिया है? क्योंकि पॉलिसी मेकिंग मेरी तरफ से हो। नहीं समझा राहुल? नहीं समझ रहे हो? जब तुम बहुत पावरफुल हो जाओगे तो क्या चाहोगे? राजा तुम्हारा अपना हो। क्या राजा तुम्हारा अपना हो? हर काम हमारी मर्जी, और हम जो करना चाहे उसमें कोई रोक टोक ना हो। नहीं समझा? बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। गुप्तों के आने का सबसे बड़ा कारण मैंने आपको बता दिया। नहीं समझी? अचानक से क्षत्रिय से वैश्य कैसे गुप्त राजा बन गया है? क्योंकि ट्रेड इतना ज्यादा एक्टिव हो गया है, इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है मर्चेंट क्लास कि उसको खुश करना जरूरी है। अगर मर्चेंट को खुश नहीं रखोगे ना तो गड़बड़ा जाएगा मैटर। औरंगजेब को भी ये बात समझना चाहिए था कि तुम जो पंगे ले रहे हो तो तुम अगर मर्चेंट से पंगे लोगे तो तुम्हें पैसा कौन देगा? बढ़ाओ जिंदा फिर जिंदगी भर, है? मन तो करता होगा औरंगजेब का भी कि थोड़ा हम भी जहांगीर बन जाए। तुम मर्चेंट से नहीं पंगे ले सकते हो। उनको रहने खाने जो है सब ने, शेरशाह सूरी ने क्या करा था? सराय बनवाया था। गौर किया था आपने? रोड बनवाया, सराय बनाया। क्यों बनाया सराय? भाई साहब, शेरशाह सूरी के अंपायर में सराइयों पर अगर किसी ने आक्रमण कर दिया तो उसको चुन चुन के पकड़ पकड़ के मारता था। समझे बातों की नहीं? भाई तुम अपने अंपायर में अगर मर्चेंट्स को खुश नहीं रखोगे ना तो तुम शासन कैसे करोगे? इकोनॉमिक सिस्टम तुम्हारा बिगड़ जाएगा। मैं तुम्हें इतिहास में बताऊंगा कि जिन जिन राजाओं ने व्यापारियों पर ध्यान नहीं दिया है मिट्टी में मिल गए सर, मिट्टी में मिल गए। यही कारण था कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया पर उनको, उनके राजाओं को रख दिया क्योंकि उन राजाओं को व्यापारियों की मदद थी, व्यापारियों का सपोर्ट था। मोहम्मद बिन तुगलक से यही गलती हो गई, उसने उस एम्पायर को एनेक्स कर लिया अपने अंदर। बात समझा कि नहीं? तुमको अपने व्यापारियों की बात सुननी पड़ेगी क्योंकि दे आर द रीढ़ की हड्डी, दे आर द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द सिस्टम। अगर नहीं सुनोगे तो बात घबरा जाएगा। बात समझे कि नहीं? अरबी क्यों पावरफुल हुए? इस्लाम अरब में क्यों जनरेट हुआ? व्यापारियों की वजह से। बहुत वेल्थ था, उस वेल्थ को कंसोलिडेट करना बहुत जरूरी था। बात समझे कि नहीं? जूस इतने पावरफुल क्यों है? दे वर द वेरी रिच मर्चेंट्स। बात समझे कि नहीं? उनकी लॉबी इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है? दे आर वेरी रिच मर्चेंट्स। एक समय के बहुत अमीर और धनाढ्य वर्ग है। इसी के जलन की वजह से हिटलर ने मार दिया ना। जर्मन जो है वो बहुत पुअर है और मतलब 2000 संख्या है जूस की। जो जितने भी हायर पोस्ट है, जितने भी रिच मर्चेंट्स है, सब वही है। इसका जलन तुम्हें विलियम शेक्सपियर की किताब में मिलता होगा, मर्चेंट ऑफ वेनिस तुमने पढ़ा होगा। तुमने शाइलॉक का कैरेक्टर पढ़ा है उसमें? नहीं पढ़ा? पढ़े हो ना? शाइलॉक वो खराब था, शाइलॉक वाज अ जूस।
विलियम शेक्सपियर वाज अ क्रिश्चियन। बात समझा कि नहीं? शार्लक खराब था ना, ब्रूटस क्या था? अच्छा था। ब्रूटस का कैरेक्टर अच्छा माना जाता है कि ब्रूटस अच्छा था, बाद में फिर जूलियस सीजर को मार दिया। एक्ट टू ब्रूट देन फॉल सीजर। ब्रूटस का कैरेक्टर अच्छा है, विलियम शेक्सपियर जूलियस सीजर का कैरेक्टर अच्छा है, क्यों? वो क्रिश्चियन है। विलियम शेक्सपियर को उनका आक्षेप पड़ा है विलियम शेक्सपियर पर कि आप जो है अपनी क्रिश्चियनिटी दिखा रहे हैं। आप देखना ओल्ड क्रिश्चियन जो कहानियां होंगी ना, उसमें तुमको जो खराब कैरेक्टर होगा वो जूस होगा। तुम देख लेना, जितने भी पुरानी किताबें पढ़ोगे उसमें खराब कैरेक्टर जूस बना देंगे। एक जूस था जो बहुत ही कलिंग था। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन दिस मैनर, इन दिस फैशन। हर जगह से सेम ही। अरे कालिदास की रचनाओं में ये आक्षेप लगता है। नहीं सर, मतलब कहानी कालिदास की रचनाओं में ये दिखता है कि ही वॉज बाइस्ड टुवर्ड्स वुमेन, प्रेजुडिस्ड टुवर्ड्स वुमेन। उनका तलाक हुआ था। तुलसीदास के कैरेक्टर में ये दिखता है कि उनका तलाक हुआ था। तुलसीदास की रत्नावली थी ना, क्या नाम था उनकी वाइफ का? लीलावली या रत्नावली, जो बोला था कि तुम इतने दूर आ गए हो, तो वो आक्षेप पड़ता है। तो उनकी रचनाओं में वो दिखता है। तुम्हारा पर्सनल एक्सपीरियंस तुम्हारी रचनाओं में दिखेगा। बात समझे कि नहीं? तो वही चीज है यहां पर। तुम अपने यहां के मर्चेंट्स को दुखी नहीं कर सकते हो, उनको तुम्हें अप्रिशिएट करना पड़ेगा। और अभी तो तुरंत तुरंत बुद्ध और जैन गए हैं, उन्होंने वैश्युस को, शूद्र को तो फिर भी उतना नहीं इमेंसिपेट कर पाए क्योंकि सोसाइटी की प्रेरित धारणा थी। पर वैश्यों को तो आर्यन फोल्ड में रखा गया था, वो द्विजा भी थे, तो वैश्य और पावरफुल होते चले गए। तो नेचुरली था कि एक राजा तो उनका रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए, तो गुप्त आए इसके बाद। समझी बात होगी नहीं? चंद्रगुप्त वन वॉज द फर्स्ट किंग। समझ में आ गया? चंद्रगुप्त वन जो है वो पहले राजा माने जाते हैं। पहले राजा कौन है? हालांकि कुछ श्री कृष्ण बोलते हैं, कोई और भी बोला था, पर चंद्रगुप्त वन वॉज द रियल फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। समझ में आ गया? बहुत कुछ चंद्रगुप्त वन के एम्पायर में नहीं है। जो बहुत कुछ काम किया है वो किया है समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने, अब देखो, अगर समुद्रगुप्त राजा बनेंगे तो उनका पहला मकसद क्या होगा? अगर वो गुप्ता हैं और वैश्य हैं, सॉरी अवैश्य हैं, तो उनका पहला मकसद क्या होगा जो बता देगा इसके? गुजरात और बंगाल जीतना और कोस्टल जीतना, एरिया जीतना। बिल्कुल वही किया है उन्होंने। कभी नहीं खिलाया। कम से कम, और बाकी तो नहीं तो गुप्त तो ये काम कर ही नहीं करेंगे। पहला काम क्या किया? बंगाल जीता, असम जीता, कुछ एरिया तो गुजरात जीता। तो ध्यान सुनिएगा, और क्या करेंगे वो चाहेंगे कि दक्षिण भारत जीत जाए। तो गौर करना कि समुद्रगुप्त के टाइम में ही जो है दक्षिण भारत का ये कोस्टल एरिया जीता गया है। केरला नीचे तक चले गए वो, मतलब सब पूरा एक तरह खत्म ही हो गया। हाँ, तो यहां पर देखना ये एरिया जीता गया है। उनकी इच्छा तो इधर भी जाने की है, तब तक उनकी मृत्यु हो गई। इसीलिए समुद्रगुप्त को विंसेंट ने कहा है कि ही इज द नेपोलियन ऑफ द ईस्ट। देखिए ये बाइसनेस, नेपोलियन बहुत बाद में आया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। 1700-1800 के नेपोलियन है। और ये भाई साहब, ये कब की कहानी है? ये 200-300 एडी की कहानी है। तो नेपोलियन को समुद्रगुप्त ऑफ द वेस्ट नहीं कहा गया है, इनको कहा गया कि ही इज द नेपोलियन ऑफ द ईस्ट। दिस इज द बाइस्ड हिस्टोरिकल राइटिंग ऑफ ब्रिटिशर्स। माइंडसेट किया गया है। कालिदास पहले है, शेक्सपियर बाद में है। कालिदास बिकम दी वो इंडियन शेक्सपियर। समझ में आया कि नहीं? ये कहानी है। इसीलिए ने क्या किया कि चूंकि ये बंगाल जीते, गुजरात जीते और दक्षिण भारत के ईस्टर्न कोस्ट जीते, इसीलिए कहा गया कि भाई तुम समुद्रगुप्त हो, तुम ये हो। ये मतलब वीणा वादक,
इसलिए इनके कॉइन में वीणा वादक ये दिखाई देते हैं, फ्लूट प्लेइंग वीणा, किंग प्लेइंग वीणा इनके कॉइन्स में नजर आता है। गुप्ता वर द वन हु हैज minted maximum number of golden coins. It was asked in UPSC 2017. गुप्ता नुमिस्मेटिक्स सबसे ऊपर माना जाता है। हालांकि इसकी गोल्ड की प्रायोरिटी कुछ सालों से कम है, लेकिन बहुत छापा है। कारण क्या होगा? ट्रेडर्स, अरे भैया तुम्हारा जन्म हुआ है इस तरह से है, तुम्हारा जन्म है, तुम्हारे पास बंगाल है, तुम्हारे पास गुजरात है, ट्रेड करके तुमने धुआं उड़ा दिया होगा यार। एक तरफ का तुम पूरा कोस्ट ले उठा लिए हो, तो तुम ट्रेड करोगे तो तुम्हारे पास सोने आएंगे। कैसे आएगा? तुम साउथ ईस्ट एशिया को क्या दोगे कि भैया तुम सामान लो, बदले में तुम सामान दो हमको। मेरे पास मेरा सामान है, तुम्हारा सामान भी आ गया। अगले वाले को जब मैं अरबियों को दूंगा, अरबियों को जब सामान दूंगा तो बदले में उनके पास है ही क्या देने के लिए? पेट्रोल था नहीं उस समय में, तो तुम तो सोना ही दोगे तभी तो तुम्हें सामान मिलेगा। तो धीमे धीमे सोना आता जाएगा, तो सोने के सिक्के छपेंगे, सोने की चिड़िया उड़ जाओगे तुम थोड़े दिनों में। सोने की चिड़िया यही बनाया, गुप्तों ने बनाया है और दिनों से चलता रहा। अच्छा, अरबी बड़े तेज रहे। अरबी जब इस्लाम आया अरबियों में, तो अरबियों ने इतना लंबे ट्रेड को डिस्टर्ब करना नहीं था। ध्यान सुनो सर, अरबी बहुत तेज रहे हैं। अरबी कहे इनके साथ तो हमारा जन्मों का रिश्ता है भाई। इवन दो इस्लाम आ गया है अरब में 622 AD में, लेकिन अरबियों ने कभी हिंदुस्तान को इस्लाम में इस्लामाइजेशन करने की कोशिश नहीं किया। अरबियों ने कहा हिंदुस्तान हमारा जिम्मी है, प्रोटेक्टोरेट। तुर्की है जो कि भारत में आकर इस्लाम फैलाया। अरबियों ने इस्लाम नहीं फैलाया कभी भी, अभी भी शांति रखते हैं। अरबियों ने इस्लाम नहीं फैलाया। मारपीट के इस्लाम फैलाने की आदत जो है इनमें नहीं है। तुर्कियों ने इस्लाम फैलाया। ये जो तुम्हें गजनी सुनाई देते हैं, ये जो तुम्हें घोड़ी सुनाई देते हैं, ये तुमको दिल्ली सुल्तान सुनाई देते हैं, ये कौन है? ये तो तुर्की है सर। अच्छा, कमाल की बात है, अभी थोड़े दिनों में यही शुरू करने वाला हूं। कमाल की बात है कि तुर्की खुद इस्लाम मुस्लिम नहीं थे। देखिए कमाल, ये देखिए मतलब इतिहास कैसे काम कर रहा है। तुर्की खुद इस्लाम में कबूल नहीं किए हुए हैं। तुर्की तो सर जी एनिमिज्म ट्राइब के हैं। इनको अरबियों ने बुलाया था, फारसियों ने बुलाया था कि आइए। पहले सबसे तो फारसियों ने एक्सेप्ट किया था। तुर्की इस्लाम जो है वो अरबियों ने शुरू हुआ और तुर्कियों फारसियों ने लिया। तो फारस यानी कि पर्शियन और ये थोड़े से इस्लाम कबूल किए हुए थे। लेकिन जब इन तुर्कियों को बुलाया कि ये लोग बहुत बड़े लॉयल लोग होते हैं, इनको बुलाओ, तो इनको पहले बनाया गया पैलेस के गार्ड्स कि हमारे महलों के गार्ड तुर्की होंगे। ये लोग जान देते हैं और इनमें ये होता है कि अगर काबिल हो तो आप सुल्तान बन सकते हैं। तो इनको पहले मुस्लिम में कन्वर्ट करा गया और फिर इन तुर्कियों ने सोचा कि अगर हमें भारत को जीतना है तो हमें सेना चाहिए। और सेना ऐसी नहीं लुंच वाली सेना को कहना पड़ेगा कि तुम तो भैया, सेना को दो बातें दी गई सर, मैं आपको आगे बता रहा हूं क्योंकि इसके बाद यही है। सेना को कहा गया कि भाई अब ऐसे लुंच वाले लोग होंगे, तुम्हारे पास तो 4-5 हजार लोग हैं तुर्की, तो तुम कैसे जीतोगे हिंदुस्तान? तो सेना को ये लालच दिया गया कि अगर मर गए तो जन्नत नसीब होगा और अगर जी गए तो खम्स के तहत 4 हिस्सा तुम्हारा। विन विन सिचुएशन है सैनिक के लिए। समझ मारा है कि नहीं? बात तक उन्हें नहीं गई, बात तक उन्होंने कॉन्सेप्ट गलत है। नहीं, वो फालतू बातें हैं, ये सब फालतू बातें। कहा गया है कि भाई तुम तो जिहाद कर रहे हो, अगर मर गए तो हो गया जन्नत और अगर जी गए तो खम्स के नियम। सैनिक कह रहा भाई मरे भी तो भी ऊपर कुछ मिलेगा और जी गए तो नीचे कुछ मिलेगा। सैनिक कह रहा है मारिस नहीं, समझे बात हो कि नहीं?
ये सब पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है जिहाद। जिहाद का मतलब भी ये नहीं है, पर अगर ये नहीं करोगे तो जीतोगे कैसे? तो तुर्कियों ने सबसे ज्यादा एक्सपेंशन इंडिया में किया। फिर तुम्हें मुगल दिखाई देते हैं, मुगल अपने वजह तुर्की इनकी बुराई है। चंगेज खान का खानदान भी है इनके साथ जुड़ा हुआ मम्मी के साइड से। और ये तो सुयोनी तुर्की है, दिल्ली सुल्तान, इनमें लोधी अफगानी है, बाकी सब तुर्की है। खिल्जी तुर्की है, टर्को अफगानी कहते हैं खिल्जी अपने आप को, तुगलक तुर्की है, लोधी अफगानी है। बात समझे कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूं? इसका कहानी समझ हो कि नहीं? यहां पे हम लोग क्या है, इनको सोने की चिड़िया है। अब सोने की चिड़िया को तो सबको लूटना है ना। बात समझा कि नहीं? क्या मामला चल रहा है, कहानी कथा कहानी गुप्तों ने बना दिया है इनको सोने की चिड़िया। अच्छा, समुद्रगुप्त को आपने बता दिया कि भाई ये तो क्या है, नेपोलियन ऑफ द ईस्ट। अब उनके बेटे थे दो, एक थे रामगुप्त, दूसरे थे चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त वन कौन थे? पहले। चंद्रगुप्त टू दूसरे, पोते थे उनके। तो ऑफ कोर्स प्राइमोजेनिचर का नियम होता है। देखो इस्लाम में एक दिक्कत है ना, और ये दिक्कत आपको गुप्तों में नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कभी भी इस्लामिक सल्तनत बहुत ज्यादा ऊपर नहीं बैठ पाया। उसका कारण क्या था कि देयर इज नो क्लियर कट लॉ फॉर सक्सेशन इन इस्लाम। इस्लाम में सक्सेशन का कोई क्लियर कट नियम नहीं है कि बड़ा बेटा बनेगा, छोटा बेटा बनेगा, दाया बेटा बनेगा, बाया बेटा बनेगा। जो योग्य है वो बनेगा। बात समझिए, यही कारण है कि प्रोफेट मोहम्मद के डेथ के बाद लीडरशिप को लेकर स्ट्रगल है। योग्य कौन है, अबू बकर है या अली है? बात समझिए कि नहीं? तो कोई क्लियर कट सक्सेशन का लॉ नहीं है। पर यहां पर गुप्तों में ऐसा है, गुप्तों में क्लियर कट सक्सेशन का नियम है कि प्राइमोजेनिटर है, जो बड़ा बेटा होगा वो राजा बनेगा। तो रामगुप्त को उस हिसाब से राजा बनाया गया। रामगुप्त को जब ये राजा बनाया गया तो उनकी बेटी उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था देवभूति। समझ में आ गया? देवभूति, देवी देवी कहते हो। तो उनकी शादी भी कराई गई। एक शाका रूलर हुआ करते थे, वो देवभूति, उनकी लड़ाई हुई रामगुप्तों के साथ। रामगुप्त के साथ लड़ने के बाद देवभूति को उठा के कौन लेके चला गया? शाका रूलर। और रामगुप्त देख के चले गए। शाका रूलर का नाम छोड़ो, मैं बता दूंगा तुमको, टेंशन ना लो। पर अभी याद रखो, नहीं तो मैं नाम में सब विजिट ना हो जाए। मैं कम से कम नाम अभी आपके सामने रखना चाहता हूं। देवभूति जो थे, देवभूति को उठा के ले गए। तो चंद्रगुप्त ने कहा दे रामगुप्त को कि भाई तू क्या कर रहा है? भाई पत्नी को लेके चली गई है, तुम बैठे हुए यार, तुम तो गजब इंसान हो, मर जाओ हमारे मां को। रामगुप्त कह रहा भाई शाका से कौन लड़ेगा, शाका तो बहुत पावरफुल आदमी है। चंद्रगुप्त टू ने कसम खा लिया कि बेटा अपनी भाभी को बचाऊंगा तो जरूर, क्योंकि भाभी इज द प्राइड ऑफ द गुप्ता एम्पायर, कुल की इज्जत है। तो फिर क्या हुआ कि शाका से लड़ाई कैसी करी जाए? शाका तो बहुत पावरफुल है। तो चंद्रगुप्त टू की आर्मी और चंद्रगुप्त टू खुद औरत का वेश रखे, औरत बन के गए। समझे कि हाँ हम नाचेंगे गाएंगे ये सब करेंगे। जब वो गए कि आप तो भैया जीत गए हो, देवी को उठा के लेके चले गए हो, तो खुद जो है औरत के वेश में गए वहां पर और उन्हें तलवार से शाका रूलर को मार दिया। शाकाहारी कहलाते हैं। हर शाकाहारी अपने नाम के आगे क्या लगाता है? उसके बाद ही अपने नाम के आगे उन्होंने विक्रमादित्य लगाया है। समझे बात होगी नहीं? जब विक्रमादित्य लगा दिया इन्होंने अपने नाम के आगे, फिर वापस आए देवी को लेकर। रामगुप्त कह गए तुम एक नंबर के कोवर्ड हो, राजा बनने योग्य नहीं हो तुम। तुम्हारी पत्नी को कोई उठा के ले जा रहा है और तुम चुपचाप देख रहे हो, अयोग्य शासक। दोनों भाइयों में लड़ाई हुई। रामगुप्त को चंद्रगुप्त टू ने मार दिया। चंद्रगुप्त टू ने अपनी भाभी देवी से शादी किया
और इस कहानी का विवरण किसमें मिलता है? देवी चंद्रगुप्तम। ये इस साल यूपीएससी 2023 का सवाल है। देवी चंद्रगुप्तम वॉज रिटन बाय विशाख दत्त। विशाख दत्त ने 2 मेजर प्लेस लिखे हैं, दोनों पॉलिटिकल सक्सेशन के ऊपर है। पहला मुद्र रक्षक, जो कि कौटिल्य के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर जब धनानंद को हराया गया है, वो मुद्र रक्षका में है, वो भी विशाख दत्त ने लिखा है। और देवी चंद्रगुप्तम भी विशाख दत्त ने लिखा है। बात समझा कि नहीं? अब राजा बने कौन? चंद्रगुप्त टू। बहुत एबल लीडर, उन्होंने साका को हरा दिया। चंद्रगुप्त टू की कहानी ज्यादातर जो है इस बात पे पॉपुलर है कि उनके कोर्ट में 9 मेजर जेम्स हुआ करते थे, जो कि वरामहीर, कालिदास, आर्यभट्ट। समझ में आया कि नहीं? 9 मेजर जेम्स हुआ करते थे इनके कोर्ट में, और कालिदास इन्हीं के समय की मतलब रचना है। देखिए सर, एक बात जान लीजिए, ये 3 मेजर राजा हैं जो आपको गुप्तों में पढ़ना है, बाकी नहीं पढ़ना होता है ज्यादा। अब सवाल उठता है, जो कि क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि क्या गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जा सकता है प्राचीन भारत का? क्या गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जा सकता है? कभी भी आंसर यस में नहीं दिया जाता यूपीएससी में या बीपीएससी में। आप कुछ बातें यस में बोलेंगे, कुछ बातें नो में ही बोलेंगे, फाइनली कहेंगे कि हाँ, ये गुप्त काल का स्वर्ण काल कहा जा सकता है प्राचीन भारत का। अगर आपसे मैं पूछूं कि गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाएगा, इसके बाद उसको सस्टेंशिएट करने के लिए क्या क्या बोल सकते हैं आप? तो सबसे पहली बात आप बोलेंगे कि मंदिर वास्तुकला का जो सबसे पहले अवशेष मिलता है वो किसमें मिलता है? गुप्त काल में मिलता है, नागरीय शैली में। भूमिदान नहीं है, बिल्कुल यार। नागरीय शैली जानते हो क्या कहलाता है? टेम्पल आर्किटेक्चर। समझ पा रहा है? इसके अंदर 3 तरह की शैलियां हैं। एक होता है नागर शैली, नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। दूसरा है द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। और तीसरा है वेसारा स्टाइल ऑफ। नागरा प्लस द्रविड़ा इज इक्वल टू वेसारा। नागरा टेम्पल आर्किटेक्चर जो है वो किसने स्टार्ट किया है? गुप्तों ने। बात समझा? ये है आपका नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। ये मैं किसका उत्तर दे रहा हूं आपको कि क्या गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जा सकता है? बात समझा कि उसका उदाहरण चल रहा है। अभी मैं बात कहूंगा कि क्या कह सकते हैं कि नहीं, इसी से हमारा आर्ट एंड कल्चर और पूरी कल्चरल हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। द्रविड़ा टेम्पल आर्किटेक्चर जो है वो क्या है? साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, दक्षिण भारत का। इसको हिंदी में भी लिखते हैं क्या? मंदिर, क्या बोलेंगे जी इसको? वास्तुकला, स्थापत्य कला, या क्या कहेंगे इसको? स्थापत्य कला किसको बोलते हैं? स्थापत्य कला किसको बोला जाता है? स्थापत्य कला किसको कहते हैं? आर्किटेक्चर को हिंदी में क्या कहा जाता है? स्थापत्य कला बोलते हैं या वास्तुकला बोलते हैं? क्या कर रहे हैं सर आप लोग? बोलिए मैडम। देखिए ये अंग्रेजी में लिख ली। स्थापत्य कला है, वास्तुकला है, क्या है सर? आर्किटेक्चर को क्या बोलते हैं? मंदिर के स्थापत्य कला बोलते हैं। समझ में आ गया? क्या होगा यहां पर? नागर शैली, नागर शैली, शैली। इसको क्या बोलेंगे? द्राविड़ शैली। शैली
इसको क्या बोलेंगे? विसर्ग शैली। ये किसको द्वारा शुरू किया गया है? गुप्तकालीन है ये। अच्छा बताइए, तो इन तीनों में सबसे पुराना कौन सा है? कौन सी शैली सबसे पुरानी है? ना, सबसे पहले तो पल्लवों ने शुरू किया है द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली किन्होंने शुरू किया है सर? तो बाद में आया, मतलब फिर नागर हुआ। द्रविड़ शैली किसने शुरू किया है सर? आपको मालूम है ना, बीपीएससी का सवाल है 68वां का सर, बाउंसर निकल गया था लोगों के सर से। 68वां का ये सवाल है आपका, वो भी 38 नंबर का सवाल है। 68वां बीपीएससी का, यही कारण तो उसका नंबर कम आया है। सबसे पुराना इसमें नागर शैली है। पल्लवों ने शुरू किया है द्रविड़ शैली को, मतलब तो बाद में आया। बहुत बाद में आया है, 600 AD में आया है। 4 एग्जाम्पल बताइए नागर शैली का। कैलाश नाथ टेम्पल नागर शैली में, क्या मैं दुखी कर दिया आपको। दशावतार टेम्पल है, कहां पे ये? कौन सा देवघर? कौन सा देवघर? देवगढ़ उत्तर प्रदेश, झांसी में है ये वाला देवघर नहीं, वो देवगढ़ है। दशावतार टेम्पल है वो। और क्या सा एग्जाम्पल है? तो 5 मंदिर का एग्जाम्पल बताइए। महाबोधि मंदिर नहीं, नॉट अ गुड एग्जाम्पल, वो तो बहुत बाद में बना है। तो विष्णुपद नागर शैली में है। और फिर कुछ फेमस बताइए पुराना मंदिर। कंकाली देवी मंदिर, टिगवा, मध्य प्रदेश। आपका जो ये राम मंदिर है वो कौन सी शैली में बना हुआ है? नागर या द्रविड़? नागर शैली में बोलते हैं, पर थोड़ा सा उसमें द्रविड़ शैली का मिश्रण पाया जाता है वैसे वो नागर शैली में। धन्यवाद की नहीं, ये चीज कंकाली देवी मंदिर लिखिए, टिगवा, जगन्नाथ मंदिर, बिल्कुल सही बोला आपने। जितना भी आपका ये जो आपको खजुराहो वाला मंदिर है, वो सारा का सारा इसका उदाहरण है नागर शैली का। इसके 5 फेजेस हैं, समझ में आ गया? 5 फेजेस हैं नागर शैली के। नागर शैली के 5 फेजेस हैं, ध्यान सुनिए इधर। उज्जैन महाकाल मंदिर भी है, बिल्कुल नागर स्टाइल का। इधर देखिए, पहला फेज क्या है? मैं कल एक पीडीएफ लेकर आऊंगा जिसमें हर एक फेज का आपको शकल दिखा दूंगा कैसा है। बात समझे कि नहीं? आपको मैं ना एक शक्ल दिखा दूंगा कि हर फेज में कैसा मंदिर बना है। तो पहला फेज क्या है? उसमें सिंपल स्टेप का घर है, ठीक है, और बीच में पिलर है ऐसे करके। ये ग्राउंड है और ग्राउंड पे रखा हुआ है, पहला फेज है। दूसरा फेज क्या इन्होंने किया? इसको थोड़ा उठा दिया, मंदिर को कहते हैं उठा दो थोड़ा यार। जो मंदिर को उठाया जाता है ना, इस पर आप सीढ़ी पे चढ़कर ऊपर जाते हो, उसको कहते हैं जब्ती। क्या बोलते हैं जी? जब्ती। समझ में आया? ये दूसरा फेज है, जब आप मंदिर को थोड़ा क्या करते हैं, थोड़ा ऊंचा बना देते हैं। समझे बातों की नहीं? तीसरा फेज है आपका शिखर वाला। उसके अंदर क्या होगा? तीसरा फेज जो होगा, इधर देखो, समझे? ये होगा आपका गर्भगृह। इसको क्या कहेंगे? शिखरा। इसको क्या कहेंगे? गर्भगृह। इसको क्या बोलेंगे? शिखर। इसको क्या बोलेंगे? अमालक। अमालक। इसको क्या बोलेंगे? कलश। समझ में आ गया है ना? और इस मंदिर में, ये जो मंदिर होगा, जो मेन मंदिर होगा, इसको मेन मंदिर कहा जाएगा। और इसके चारों तरफ एक सब्सिडियरी श्राइन होगा, छोटे छोटे मंदिर होंगे।
इसको बोला जाएगा पंचायतन। आपका जो दशावतार टेम्पल है, दशावतार टेम्पल, देवगढ़ वाला, वो इसी का एग्जांपल है। ये पंचायतन है। यूपीएससी ने 2013 में पूछा था कि पंचायतन क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? सर बनाइए सर। पहला फेज क्या बनाया आपने? ये तीनों फेज बनाइए सर। ये तीनों का मैं दिखा दूंगा। पहले फेज में फ्लैट रूफ है, फ्लैट रूफ है और फ्लैट फ्लोर है, ये पिलर्स हैं। और दूसरे में क्या हुआ? उठा दिया गया और जबती बना दिया गया, जबती। समझ में आ गया? और तीसरा फेज क्या है? ये वाला है। इसका एग्जांपल क्या है? दशावतार मंदिर। अच्छा बताइए तो, पहले फेज का एग्जांपल कौन सा है, दूसरे फेज का कौन सा एग्जांपल है? पहले फेज का, पहला फेज का कोई उदाहरण है भारत में? ये जो बनाया गया पहला फेज, इसका उदाहरण कहीं पर है जहां पे फ्लैट रूफ पाया गया है? मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूं। कानपुर का एक मंदिर है, अब मेरे को कल बताना कि कौन सा मंदिर है वो। समझ में? तिगवा का मंदिर का दूसरा एग्जांपल जप्ती वाला है, और तीसरा एग्जांपल यहां पर किसका है? सर्वगृहा, शिखर वाला एग्जांपल है। ये क्या है बाबू, बना रहे हो राहुल? राम मंदिर यही है। इसी पंचायत में बना हुआ है। चौथा क्या है? चौथा फेज वही यही है। काशी विश्वनाथ तुमको यही है, जगन्नाथ भी यही है। हाँ यही है। कौन सा? काशी विश्वनाथ भी यही है, जगन्नाथ भी यही है, शिखर वाला है, जगोरी के ऊपर वो बना हुआ। सारा इस एग्जांपल का है। ज्यादातर मंदिर जो है वो थर्ड फेज के हैं। भारत में ज्यादातर मंदिर आपको नजर आएंगे। शिखर होगा ऊपर, नीचे गर्भगृह होगा, कलश होगा, हिमालक होगा। देख के बताइएगा। आप जो गया में जाते हैं तो वहां पर भी एक जगन्नाथ मंदिर है, वो भी थर्ड फेज का ही है। हाँ थर्ड फेज का ही एग्जाम्पल है। भुवनेश्वर के इतने मंदिर वही है, कोणार्क को छोड़ के। कोणार्क का जो मंदिर है वो ऐसा नहीं है, वो थोड़ा अलग टाइप का है। उसी जैसा है पर वो थोड़ा अलग है। उसमें ना रथ बनाया गया है, सूर्य का रथ है, वो पहिए बने हुए हैं, आगे घोड़ा खींच रहा है उसको, वो सन का चैरियट बनाया गया है उसको। फोर्थ फेज जो है आपका, उन्होंने कहा कि भाई एक शिखर क्यों हो, शिखर इन कंटिन्यूटी हो, तो उसमें क्या किया गया? इस टाइप का बनाया गया। दक्षिण भारत में देखिए ऐसे टेम्पल्स होते हैं, एक कंटिन्यूटी है। ये देख रहे हैं ऐसा करके, हाँ ऐसा ही है। अच्छा एक टेम्पल जो बहुत फेमस है वो है कपोतेश्वर टेम्पल। कपोतेश्वर, ये इसी कला में बना हुआ है। बृहदरेश्वर वो द्रविड़ है, वो द्रविड़ है, चोला स्टाइल। कपोतेश्वर जो है ये आंध्र प्रदेश में है। ये कुछ ऐसा बना हुआ है। एक मनियार मठ याद होगा आपको, राजगीर गए हो क्या? उसमें तुमने गौर किया होगा कि ऐसा करके झोपड़ी टाइप बना हुआ है। देखो ऐसा बना हुआ झोपड़ी टाइप का, अब बीच में सर्कुलर बेस होगा ऐसे। ये फोर्थ फेज है। फिफ्थ फेज, इसका एग्जांपल है मनियार मठ।
मनिहार मठ जानते हो कि नहीं? राजगीर में है। गए हो? कुछ देखते ही नहीं हो यार तुम लोग, बैठ के जाकर जो है मूंगफली खा आते हो। मनिहार मठ जो है वो 5वें फेज का एग्जाम्पल है। आपको यही बनाना है और सारे के एग्जाम्पल होने चाहिए आपको, समझे? इसे शुरू किसने किया है? गुप्तों ने शुरू किया है। बात समझा कि नहीं? एक और टेम्पल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, महाबोधि। महाबोधि किसने बनवाया? किसके काल में बना है? एक बार हुआ कि जब बुद्धों का जो फैलाव श्रीलंका में हुआ तो उसके एक राजा थे जिनका नाम था मेघवर्मन। मेघवर्मन ने कहा कि हम चाहते हैं कि बोध गया में जहां पर बुद्ध ने इनलाइटन हुआ है वहां पर एक क्या बनाया जाए? मंदिर निर्माण किया जाए। नहीं बुझे? तो मेघवर्मन ने अपने एक एम्बेसडर को कहां भेजा? बोध गया नहीं, उस समय के राजा को भेजा। राजा कौन थे? समुद्रगुप्त, कि भैया हमको प्लीज बना लेने दीजिए। समुद्रगुप्त ने इसका परमिशन दे दिया और फिर महाबोधि मंदिर बनाया गया है। ये सवाल इस बार 69 यूपीएससी में पूछा गया और बहुत सारे लोगों ने गलत किया था। क्या पूछा था कि किसके शासन काल में मेघवर्मन जो कि श्रीलंका के राजा थे उन्होंने अपने दूत को भेजा था महाबोधि मंदिर निर्माण के लिए? तो उसका उत्तर क्या था? समुद्रगुप्त। समझ लिया? नेपोलियन ऑफ द सर थोड़ा सा समय दीजिए, अभी तो चोला गया ही नहीं है। वो तो सर इंपीरियल चोला है सर, अभी तो 1000 एडी में आएंगे। कहानी तो 300 एडी की चल रही है। बोले 700 साल आगे चले जाए क्या? राजा वन, राजेंद्र वन, बहुत आगे चले गए आप। सेकेंड फेज है, इंपीरियल चोला बोला जाता है उनको, है ना? साम्राज्यवादी चोला। इसी सोच के बोल दिए थे कि सर चोला नहीं 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 नहीं, वो सेकेंड फेज है, वो विजयलया वाला चोला है। ये वो चोला, करिकाल चोला वाला चोला नहीं है। हाँ, बात समझा कि नहीं? कौन सी मूवी है ये भाई? अभी तो डिटेल में बनाया, अच्छा बनाया सर। अच्छा बनाया, शॉर्ट में नाम है पोलियन सिल्वर। हाँ सर, PS1 PS2। अच्छा, पोलियन सिल्वम। अरे वो तो गलत दिखा रहे हैं, वो बहुत उसकी गलत है, वो अलग ही तरह का चीज दिखा रहा है। बस उसमें ना यही सही है कि राजपूतों से लड़ रहे हैं, ये बोल रहे, वो सब समझ में आ रहा है, और उसकी हिस्ट्री सही नहीं है, उसकी क्रोनोलॉजी भी जो बन नहीं पा रहा है, राजाओं का भी नहीं, उसमें अलग अलग मिथिकल कैरेक्टर, आदित्य चोला ऐसे से नाम दिए जा रहे हैं जो कि कोई चोला ट्री नहीं वैसे। तो वो तो गलत कहानी है यार। मैं कोई भी इतिहास की कोई कहानी छोड़ता नहीं हूँ, समझ में आ रहा है? वो तो बाबर वाला हिस्ट्री भी वो कहानी देख लिया था, ताज और जो वो सब एम्पायर करके था, वो हॉटस्टार पे आया था, उसमें भी बहुत सारा फैक्ट गलत दिया था। ये लोग थोड़ा गलत बना लेते हैं, इतिहास से मतलब वो नहीं रहता है। जैसे ताज था, ताज में तो उन्होंने इतना गंदा दिखा दिया था इसको, क्या नाम है, जो अबुल फजल को लगा था कि सांप और अबुल फजल मिले तो अबुल फजल को पहले मार लो, वही काट लेगा तुमको पहले। इतना खराब दिखाया अबुल फजल को। नहीं, अबुल फजल जो है वो मतलब इतना खराब भी नहीं है, लेकिन उसमें एक अच्छा हमको क्या लगा कि एक चीज उसकी बहुत अच्छी थी कि अबुल फजल कहीं गए हुए थे वो, और एक एक्सपेडिशन में, महाप्रताप के एक्सपेडिशन में, तो थोड़े दिन के लिए बदायूं को हिस्ट्री लिखने के लिए कहा गया था अबुल फजल, अकबरनामा का। तो बदायूं वाला पार्ट वो वाकई सही है कि कुछ चैप्टर्स बदायूं ने लिखा है जो बहुत क्रिटिसाइज किया था। अकबर का बहुत बड़ा क्रिटिक था ना बदायूं, अकबर तो दिने लाई था, क्लर्जी था बदायूं। तो भाई क्लर्जी के सामने तुम दिने इलाई ला दोगे तो तुमको तो कचहरी देगा वो बिल्कुल। तो तुम बदायूं की जो हिस्टोरिकल राइटिंग देखोगे तो तुमको लगा अकबर एक नंबर का संकी था, एकदम पागल था, मनसबदारी एकदम घटिया सिस्टम था, तो खार खाया हुआ है, ऐसा डर चलेगा। अच्छा चलो, ये क्लियर हो गया, एकदम बढ़िया समझ में आ गया ये चीज। अच्छा, दूसरी जो मैंने मंदिर निर्माण बता दिया आपको, इसका मैं पिक्चर दिखा दूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना, एकदम रट जाएगा आपको। दूसरा क्या है ना, इस समय की किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटरेचर।
गजब गजब तरीके से लिखे गए। सबसे जबरदस्त की कालिदास इस समय गया भाई ना। कालिदास की कौन कौन सी किताब है जो इस समय लिखी गई है? पहली बात मालविका अग्निमित्रम, दूसरी बात, दूसरी किताब अभिज्ञान शाकुंतलम, ये भी अभिज्ञान और शाकुंतला के बीच की लव स्टोरी है। उसके बाद मेघदूतम, उसके अलावा विक्रमोर्वशिया, उसके अलावा रघुवंशम। ये सारी रचनाएं किसकी है? कालिदास। किस एज में लिखी गई है? चंद्रगुप्त टू के एज में लिखी गई है। उसके अलावा एक और बहुत बड़े ऑथर रहे हैं शूद्रक। शूद्रक याद रखिए सारी राइटिंग। अब भाई लिखो इस चीजों को यार, क्या कर रहे हो तुम लोग यार? ओह बच्चा हो गया यार तुम लोग। साहित्य मैं बोलूंगा तब लिखोगे। कालिदास की कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई है जानते हो? कालिदास को ऐसे लिखा जाता है, लहर्ष की मात्रा होता है, कालिदास बोलते हैं। कालिदास गलत बोला है। तो कालिदास जो है उनकी कौन कौन सी रचना है? अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, शाकुंतलम, रघुवंशम, रघुवंशम, वंशम, और क्या है? मालविका अग्निमित्रम, अग्निमित्रम। इसके बारे में यूपीएससी ने पूछा था ना, अग्नि मित्रम क्या है ये? इट इज द लव स्टोरी बिटवीन मालविका एंड अग्निमित्रम। अग्निमित्र किसके, कौन से डायनेस्टी के थे? सुंग के थे ना, सुंगा के थे ना। शाक कहां बोल रहे हो यार? कुछ भी तो सुंगा के बेटे थे ना अग्निमित्र। उसके अलावा कौन है? विक्रमोर्वशिया, विक्रमोर्वशिया। और कौन सी रचना है? मेघदूतम, मेघदूत हुआ, मेघदूतम, मेघदूतम। ये 5 रचनाएं कालिदास की हैं। तो भैया रट्टा मान लो, एग्जाम में आ जाएगा ये। अच्छा, दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट रचना है, वो है शूद्रक की। शूद्रक कौन है ये? कौन है ये? शूद्रक। शूद्रक की एक रचना किसकी है? कोई बता देगा आइसक्रीम? शूद्रक की किताब के बारे में बता दोगे आइसक्रीम? जाओ तुम बोलो, हम आइसक्रीम दे देंगे। ऑप्शन नहीं दे आइसक्रीम। हाँ, अरे गजब, क्या मतलब होता है सर इसका? मृच्छकटिका, क्या मतलब होता है इसका? नहीं मालूम? द क्ले डॉल। क्या कहानी है इसकी मृच्छकटिका की? ये तो पता होना चाहिए आपको। ये चूड़ाधर और वसंत सेना के प्रेम कथा पर है। अगर आपको देखना है तो एक मूवी थी उपहार, शेखर सुमन और रेखा की। वो बेसिकली मृच्छकटिका के ऊपर ही है। क्या कहानी है? एक ब्राह्मण हुआ करते थे जिनका नाम था चूड़ाधर, और एक कोर्ट डांसर हुआ करती थी, कौन? वसंत सेना। समझ में आ रहा है? तो इसी की कहानी है, इन दोनों में कैसे लव होता है, कैसे क्या होता है। आप अगर ये पिक्चर देखेंगे तो यू विल गेट टू नो कि गुप्त काल के समय का सोसाइटी कैसा है। समझ में आएगा कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसकी क्या कहानी? शूद्रक की मृच्छकटिका, मृच्छकटिका, मृच्छ कटिका, मृच्छकटिका, ये इस समय की रचना है। समझ में आ रहा है? प्ले डॉल, वसंत सेना और चूड़ाधर की लव स्टोरी है। ये याद रखिएगा भाई साहब। बोल देंगे कि किसमें वसंत सेना और चूड़ाधर के लव स्टोरी के बारे में बताया गया है, तो आपसे क्या बोलिएगा आप? समझ में आ गया? रिटन बाय शूद्रक। अच्छा, इस समय और भी क्या लिखा गया है? एक
से एक वो हुआ करती थी, एक फेमस जैन सेंट हुआ नन हुआ करती, विमला सुरी, नाम याद रखिएगा, विमला सुरी। क्या नाम था? विमला सुरी। इन्होंने लिखा था जैन रामायणा। क्या लिखा है? जैन रामायणा। ये अलग बुक है या फिर अलग ही किताब है। इसमें तो कहानी रिश्ते बदल गए हैं भाई साहब। आप मुझे बताइए कि मेन रामायण और जैन रामायण में क्या अंतर है? नहीं, जैन रामायण रामायण ही है, पर थोड़ी कहानी बदली हुई है उसकी। आप बताओगे मुझे कल हैं कि जैन रामायण और रामायण में क्या अंतर है? ठीक है, आप सरप्राइज होंगे थोड़ा सा। बुक का भाषा बता दीजिए ना, कौन सा किस लैंग्वेज में लिखा गया? अच्छा, हाँ, ये एक कठिन का बात है कि गुप्तकालीन में दो बातें आपको जानना होगा साहित्य में। पहली बात कि सारे साहित्य क्या है? कॉमेडी है। लिख लीजिए, एनसीईआरटी में मेंशन है, जितने भी साहित्य आपको मिलेंगे गुप्त काल के सब कॉमेडी होंगे, हास्यप्रद होगा। याद रखिएगा, लिख लीजिए ये चीज। ऑल द लिटरेचर ऑफ द गुप्ता पीरियड आर ऑल कॉमेडीज। देखिए, ये कह रहे हिंदी बोलिए, क्या बोल रहे हैं अंग्रेजी? बड़े चाहिए अंग्रेजी बोलिए। सारे हास्यपद कहावत है। सारे हास्यपद कहावत लिख दो। और दूसरी बात, भाषाएं दो तरह की बोली जाती थी। जो उच्च वर्ग के लोग थे वो संस्कृत बोलते थे, और जो निम्न वर्ग के लोग थे वो प्राकृत बोलते थे। ज्यादातर जो आपको लिखा गया है वो क्या लिखा गया? संस्कृत में। मालविका निमित्तम संस्कृत में है, नहीं समझे? अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत में है, सारा संस्कृत में। अभी बीच बीच में पूछा करूंगा कि किसने लिखा है, और जो नहीं बताओगे तो क्या होगा? खजर दिए जाओगे। आइसक्रीम नहीं देंगे, जैसे अभी बहुत दे दिए। हाँ, पेंडिंग आइसक्रीम बहुत है। अगर बाबू हम खत्म करने लग गए ना, फैक्ट्री कम पड़ जाएगा हमारा। माइनस कर दीजिए जाएगा। चलो तुम लोग का आइसक्रीम जरूर खिलाएं, वादा रहा। आपको कौन सा खिलाएंगे वो नहीं है, लेमन जूस खिलाएंगे वो। अरे हमको वो आइसक्रीम बहुत मजा आता है, जो बर्फ को चूस के खाता है। हाँ, वो जो पहले आ रहा था, अभी शायद 10 रुपए का आता है वो। अरे यार, वो गोला किधर गया रे? वजह से मुट्ठी मार के चुस्की अभी नहीं मिलता। उसके ऊपर ऐसे रंग बिरंगा, पीला ले ले, लाल ले ले, गुलाबी ले ले, नीला ले ले। मैं तेरी की चुस्की के लिए कौन कितने रुपए देगा? अकेले जाइएगा तो 10 रुपए दे देगा। अच्छा, कपल के साथ जाएंगे। अच्छा, अब वहां से यहाँ तक लाएगा कौन? अच्छा, पिघल जाएगा तो अच्छा, उसी को बुला लेंगे ना। अरे सर, चुस्की क्या मजा आ रहा है। खाएंगे नहीं सर? वो नहीं खाए? अरे सर, जीवन का आनंद लिया ही नहीं। अरे नहीं सर, वो तो ऐसे ऐसे से करके उसके ऊपर डाल देते हैं और उसके ऊपर रंग डाल देते हैं, वही फ्लेवर मिलता है। अरे वो वाला नहीं रे, जो वो गोला बनाता था, ऐसे करके करता है। वो बचपन में कितना खाते थे, इसकी बात पागले वाला, ये सब तो लाइफ था। तुम बचपन ही था क्या बात कर रहा है? देखाया हुआ है? नहीं, ये नहीं खाया, उसके अलावा। अरे तब तो जीवन का आनंद नहीं लिया है, उसका मतलब ही अलग है। उसको जल्दी से समय पे खत्म करना, तो पिघल जाता था वो, है दुख है। समझे बात हो कि नहीं? ठीक है, विमला जैन रामायण। और क्या है सर? और है, अच्छा, इसी कोट यहीं पर जो है ना वरामहिर रहे हैं। वरामहिर की 4 रचनाओं के बारे में बताओ, 2 रचना बता दो। वरामहिर कौन थे? एस्ट्रोनॉमर थे, एस्ट्रोलॉजी से काम करते थे। वरामहिर का क्या है बताइए ना जरा, किताब में देख के बताइए। 2 किताबें वरामहिर का। वरामहिर की कौन कौन सी रचनाएं हैं?
महिर। 2 रचनाओं के नाम बता दिया, आइसक्रीम मिलेगा। ऑनलाइन स्टूडेंट सौरभ राज, पूनम कुमारी, अर्चिता राज, अमन राज, सब राजे राज है भाई साहब। सौरभ कुमार, विनय कुमार, वरा महिर की रचनाओं के बारे में बता दीजिए आप, जो बताएगा आइसक्रीम। हाँ चलो वैसे बताओ। अरे वाह, क्या बृहत संहिता, पंच सिद्धांत, वृहत, या आप इसको वी भी लिख सकते हो, बृहत संहिता, संहिता। और दूसरा पंच सिद्धांत। ठीक, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं, ये लिखो, वरा महिर की किताब है। अच्छा, इस समय क्या आर्यभट्ट थे क्या? तो आर्यभट्ट थे तो कौन सी किताब लिखे थे आर्यभट्ट? सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्ट। जानते हैं इससे बहुत सवाल पूछा जाता है गुप्त काल के एक साहित्य से। क्या है इसका? सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत। विशाख दत्त, विशाख दत्त की कौन कौन सी रचनाएं हैं? विशाख दत्त की, विशाख दत्त, इसकी 2 रचनाएं हैं। कौन कौन सा है? मुद्र रक्षका, मुद्र रक्षका। और दूसरा क्या है? देवी चंद्रगुप्तम। साहित्य थोड़ा यहाँ पे बंद करते हैं, ठीक है? आगे हम लोग कल इसी को कंटिन्यू रखेंगे। तो कल मैं क्या करूंगा कि आपके लिए कल मैं गुप्ता वाला वो पिक्चर लेकर आऊंगा और वो मैं आपको दिखा दूंगा। और भी गुप्ता के जितने भी तुम्हारे और भी है इसमें, अभी लिटरेचर हो गया ना, लिटरेचर और भी है कुछ। और आपके लिए और क्या क्या रहेगा इसी में कि मेटलर्जी कैसा था, जैसे आयरन मैलोरी प्लेयर वगैरह था। आयरन पिलर में संस्कृत में लिखा हुआ है। हाँ संस्कृत में था, इनके क्या है अभी आपको बता करके आना है, ये तो करो। आयरन पिलर नहीं पढ़ पा रहे हैं। आप पढ़ के बताइए, आप बताइए मुझे कि किस किस की है जो आपकी किताबों में है। कम से कम किताब तक तो लेकर आइए, समझे बातों की नहीं है, ये काम करके आइएगा। ठीक है, तो गुप्ता हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम हर्षवर्धना पढ़ाएंगे। अभी नहीं हुआ है, पीडीएफ बाकी है गुप्ता का। पीडीएफ किस का बाकी है? सारा बाकी है। अच्छा, सबका बाकी है। गूगल ड्राइव में बाकी है सर, गूगल ड्राइव में। नहीं पीडीएफ क्या कर देंगे, कल एक बार हम रीड मार देंगे, आधा घंटा हमको लगता है, आपको मालूम है। हमने बोला मैं बोला ये हो गया वो हो गया, बीच में कुछ फैक्ट होगा छोटा मोटा, तो वो फैक्ट मतलब मैं क्यों डायरेक्ट गूगल पीडीएफ पढ़ता हूँ, तो कुछ फैक्ट ऐसा होता है ना जो आपको याद रहेगा, जब मैं बोल दूंगा इसमें, तो फैक्ट भी पता होना जरूरी है कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो सारे फैक्ट हम लोग कल हम पहले गुप्ता तक पहुंचा देंगे पीडीएफ, तभी हम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो पता चला हम आगे बढ़ रहे हैं, हम पीडीएफ में पढ़ रहे हैं पूरा, समझे? तो यहाँ तक आ जाए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद। क्या समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया आपको? थोड़ा कम समझ में आया ना? पहला क्लास है सर, तो कैसे हो आप? अगर 2-3 क्लास पहले आए होते ना तो गजब का आपको मजा। आप बुद्ध जैन अगर पढ़े होते तब तो आप गर्दा ही उड़ा दिए होते। पढ़ लो ना इसमें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।